नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज है डे 11 और आज अपन देखेंगे ग्रुप डी जो एग्जाम 2025 से 26 में हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछे गए 128 क्वेश्चंस, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के हैं। तो पूरा डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताने वाले हैं और ये सीरीज में 27 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं। इससे पहले 10 वीडियो हो चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो नहीं देखे तो जरूर चेकआउट करना, जिसमें अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, फिलहाल फिजिक्स चल रही है। बाकी आप चाहते हो ये सभी चैप्टर के जो 27 चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चंस को ग्रुप डी के जो पूछे गए लेटेस्ट उनको वर्गीकृत किया है, उनकी ई बुक डाउनलोड करना, पीडीएफ डाउनलोड करना, तो हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जीके .in या फिर ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके पर विजिट कीजिएगा। कूपन कोड TGRAM25 अप्लाई करके 25% इसका डिस्काउंट ले सकते हो। इसमें इस टाइप से आपको प्रत्येक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अपना फिजिक्स का ये चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के 128 क्वेश्चंस अपन देखते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपका ग्रुप डी का नेक्स्ट अभी एग्जाम है ना, उससे पहले आप जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हो। पहले टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स वगैरह रहता था, अभी एक ही पास में आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, रैंकर्स टेस्ट है, पीवाईक्यू वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे आप ग्रुप डी का ये देख सकते हो। और ध्यान दें, अभी यहाँ पर प्राइस आपको 749 हो रही है, लेकिन जब आप एक नए मोबाइल से रजिस्टर करके टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कब मिलेगा? ऑलरेडी आपने ले रखा तब नहीं मिलेगा। रिन्यू कराना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स वगैरह भाई बहन के मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप टीटीजी के कूपन कोड से टेस्ट बुक पास लेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। और लगभग एक साथ 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, जैसे ग्रुप डी का लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके पेपर एज मॉक अटेम्प्ट करके आप एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि सेम टीसीएस ले रही है, ज्यादा गैप भी नहीं है, तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगा के ही जाइएगा। बाकी हमारी मेन ई बुक है, इसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट वर्जन इसका अलग से पेज नंबर 4 में मिल जाएगा, ड्राइव लिंक मिल जाएगी, उससे डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल अपन चैप्टर पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कक्ष तापमान है सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है, मतलब विद्युत धारा का विरोध सबसे अधिक है, वो कौन सा पदार्थ कर रहा है? मैंगनीज, क्रोमियम, लोहा, पारा। तो इनमें से मैंगनीज की प्रतिरोधकता है ना, वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा एनसीईआरटी की टेबल बता देता हूं, तो ये आप देख सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर बात करें चालक की विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है मिश्र धातु और आपके जो कुचालक है, हीन चालक है, उनकी तुलना में। सिल्वर सबसे ज्यादा विद्युत चालकता दर्शाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 1.6 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर है सिल्वर की। सिल्वर से ज्यादा प्रतिरोधकता है कॉपर की, 1.62 गुणा 10 की घात -8। उसके बाद आपके एल्यूमिनियम के हैं 2.63 गुणा 10 की घात -8। उसके बाद टंगस्टन है, यानी इनमें आप धातुओं में भी तुलनात्मक रूप से चालक को देखेंगे तो सिल्वर सबसे कम, चालकता सबसे अधिक है, प्रतिरोधकता सबसे कम है टंगस्टन की। उसके बाद आपकी हो जाएगी निकल की 6.84 10 की घात -8, ये ओम मीटर में रहती है आपकी प्रतिरोधकता, कितना धारा का विरोध कर रहा है। आयरन की 10 है, निकल से ज्यादा। क्रोमियम की 12.9 10 की घात -8 सभी में है। मरकरी की 94 गुणा 10 की घात -8 है। मैंगनीज की जो आपको दे रखा था वो 1.84 गुणा 10 की घात -6 ओम मीटर है। अब यहाँ पर 10 की घात -6 ऊपर 10 की घात -8 का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मैं सेम संख्या लेता हूं, ये मैंने ले लिया, जैसे 9 ले लिया, इधर भी 9 लेता हूं, तो 10 की घात -8 यानी 9 में 10 की घात 8 का भाग दूंगा और इधर में 10 की घात 6 का भाग दूंगा। तो कम किसकी होगी प्रतिरोधकता? जिसमें नीचे की वैल्यू ज्यादा उसके आंसर कम आएगा और इसका आंसर ज्यादा आएगा। ज्यादा आंसर यानी प्रतिरोधकता ज्यादा है। तो ऊपर जो आपको दे रखा है आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज, इसमें मैंगनीज की प्रतिरोधकता है वो ज्यादा है। बाकी जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो चालकों में जो चालक है, धातुएं हैं ज्यादातर, इनमें मैंगनीज की प्रतिरोधकता ज्यादा है और सेकंड यहाँ पर मरकरी की है, फिर क्रोमियम, आयरन, निकल, टंगस्टन, ये क्रम याद रखना है। मिश्र धातुओं की बात करें तो मिश्र धातु जैसे आपके कॉन्स्टेंटन में कॉपर और निकल है, तो कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, इसकी प्रतिरोधकता है 49 गुणा 10 की घात -6। मैंगनीज की आपकी थी 1.84, यानी इसकी ज्यादा है आपकी प्रतिरोधकता। मैंगनीन की बात करें, मैंगनीज नहीं, मैंगनीन में आपके कॉपर, मैंगनीज और निकल की मिश्र धातु है, इसकी 44 गुणा 10 की घात -6 है। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन की मिश्र धातु, इसकी प्रतिरोधकता और ज्यादा है, 100 गुणा 10 की घात -6। और जो विद्युत रोधी है उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा, ये 10 की घात माइनस में नहीं, 10 की घात प्लस में है। कांच की 10 की घात 10 से 14, कठोर है 10 की घात, एबेनाइट है 10 की घात 15, डायमंड है 10 की घात 12 से 13, कागज है 10 की घात 12,
तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको प्रतिरोधकता एबेनाइट की देखने को मिल रही है। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। तो इन ऑप्शन में आपका मैंगनीज का हो जाएगा सबसे अधिक है, और अन्य धातु आप देख सकते हो लोहे की है 10 है, क्रोमियम की 12.9, पारा की 94 है। तो इनमें आपका लोहे और क्रोमियम से भी पारा की ज्यादा हो जाएगी। प्रतिरोधकता वो गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातु है उनसे ज्यादा होती है। पारा दरो धातु है जिसकी प्रतिरोधकता लोहे और क्रोमियम से अधिक है लेकिन मैंगनीज से कम है। अगला सवाल देखते हैं। 2 मीटर लंबाई के एक धातु के तार का प्रतिरोध 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ओम है। ये आर आपको 10 ओम दे रखा है, ठीक है, आर बराबर 10 ओम। यदि तार का व्यास 0.4 मिलीमीटर है तो डायमीटर इसका 0.4 मिलीमीटर है। आपको ज्यादातर त्रिज्या की आवश्यकता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.4 में 2 का भाग देंगे तो 0.2 मिलीमीटर। बाकी सभी आप देखेंगे 0.4 मिलीमीटर है, 3.14 है, 10 ओम है। 10 ओम आपका ऐसा यूनिट है तो मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो ये आपके आर आ जाएगी मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो त्रिज्या आ गई आपके पास। पाई आपको लेना है 3.14। ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोधकता, उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की बात करें सबसे पहले आपका जो प्रतिरोध होता है ना, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, ये सभी को पता है। आपको ये रो चाहिए। प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध दर्शाने का जो गुणधर्म है ये पदार्थ पर डिपेंड करता है कि वो पदार्थ किसका बना हुआ है। और लंबाई आपको दे रखा 2 मीटर है, तो एल बराबर आपका 2 मीटर हो जाएगा। यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर आर ए अपॉन एल हो जाएगा। आर का मतलब है इसका आपका प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध है 10 ओम, ठीक है, यहां ऊपर मैं कर रहा हूं इसको 10 ओम। ए है पाई आर स्क्वायर, जैसे आपका ये वायर है ना, इसको बीच में कट करेंगे तो राउंड वाला शेप है ना, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो पाई आपको लेना 3.14। आर स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर आपका 0.2 गुणा 0.2 और नीचे आपका 1000 का भी स्क्वायर हो जाएगा 1000, ठीक है। एल यानी लंबाई लेनी है 2 मीटर। अब इसको आपको हल करना है तो कैसे करेंगे? अब आगे देखेंगे यहां पर 2 का 10 से आप काटेंगे, 10 को मत भी काटो तो आप 0 से 0 काट सकते हो, या फिर इसको काटेंगे तो 5 से फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी, जैसे मैंने यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 2 यहां पर मैंने रहने दिया, ठीक है। अब 3.14 गुणा 0.2 और 0.2 गुणा हो जाएगा 0.04, तो 3.14 और 0.04 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0.1256 हो जाएगा। नीचे कितना है? नीचे आपका है 10 की घात 3, ये 2 5 है। तो ये जब और 2 से और है तो 0.1256 का अब अपन 2 से भाग देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 0.0628 और नीचे है 10 की घात 5। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये 6 और 28 आ रहा है, 6 और 28। इस प्रकार आप डायरेक्टली टिक करेंगे, लेकिन इसको भी आगे हल कर सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो आप 0.0628 गुणा 10 की घात -5। लेकिन यहां पर आपका ये जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो 0.6 के आगे आएगा, तो पॉइंट को आप 6 के आगे लिखेंगे तो 6.28। इस केस में डायरेक्टली तो आगे आएगा नहीं, मतलब पॉइंट आगे आया है तो ऊपर आपने गुणा करके नीचे भाग दिया है। कहने का मतलब ऊपर जब आपने 100 से गुणा किया और नीचे 100 का भाग दिया तब 2 स्थान आगे पॉइंट राइट साइड में आया है। 100 से 100 कैंसिल आउट, सेम चीज है। तो 100 से आपने जब गुणा किया तो पॉइंट आगे आ गया और भाग दिया है तो 10 की घात -7 हो जाएगा टोटल। ऊपर 10 की घात -2 गई नहीं, 6.28 गुणा 10 की घात -7 है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध आर वाले एक तार को 7 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इस नए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो अनुपात आर रेशियो आर डैश का मान कितना है? जैसा कि आपको मालूम है जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती है। तार को 7 बराबर भागों में काट दिया तो प्रतिरोध भी 7 का भाग हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो R/7 हो जाएगी। 7 बराबर भाग है ना तो इक्वल रहेगी, सभी R/7 में रहेंगी। फिर इन भागों को समानांतर क्रम में, सातों को आपने समानांतर क्रम में जोड़ा है। समानांतर क्रम का मतलब क्या हुआ? 1 ये जो आपका R/7 है ना, इसको 1 जैसे
जो तुल्य प्रतिरोध होगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/R डैश बराबर 1/, ये जो सभी 7 है ना, 1/R प्लस 1/R कितनी बार है, ये 7 बार है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये प्रतिरोध R/7 है, R/7 है, तो 1/R/7, 1/R/7, इस प्रकार कितनी बार ऐड करना है, इनको 7 बार करना है। ठीक है, तो यहां से आप कहेंगे 1/R डैश बराबर 1/R/7, यानी 7 ऊपर चला जाएगा, 7/R आपको कितनी बार जोड़ना है, 7 बार जोड़ना है। 7/R कितनी बार जोड़ना है, 7 बार जोड़ना है। तो आप डायरेक्टली इस प्रकार 7 से गुणा करके नहीं जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके 1/R डैश बराबर 49/R। आपको R और R डैश की वैल्यू चाहिए, तो R और R डैश की वैल्यू जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो R बराबर R डैश गुणा 49 हो जाएगा। यहां से आप निकालेंगे R अपॉन R डैश, तो R डैश ये नीचे आ जाएगा, R अपॉन R डैश बराबर 49, तो 49 आपका डायरेक्टली उत्तर आएगा, 49 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भुजा A वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है, घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। अब बात करते हैं घन की। घन के सभी फलकों का क्षेत्रफल इक्वल होता है और इसकी भुजा A है, और भुजा A है तो दो विपरीत फलक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। तो लंबाई आपके पास आ गई है, L बराबर A है, और प्रतिरोधकता इसकी रो है, तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A होता है। रो के स्थान पर रो लेना है, L के स्थान पर आपका A हो जाएगा। A है उसके भुजा A वाले एक घन प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बना है। ए यहां पर घन का क्षेत्रफल होगा, लेकिन घन का क्षेत्रफल अपन नहीं लेंगे, बात हो रही है फलक की। तो धारा इस घन के फलक से जा रही है, तो फलक एक तरीके से वर्ग के आकार का। ठीक है, तो धारा आगे इस प्रकार, तो आपको ये क्षेत्रफल वर्ग का ही चाहिए। पूरे घन के क्षेत्रफल को आप क्या करोगे, जिससे धारा जा रही, तो ये वर्ग का, जैसे एक वायर होता है ना, वायर का अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तो यहीं से लेते हो, पूरे वायर के ऊपर से आपको क्या मतलब है, तो यहीं से इसी अनुप्रस्थ काट इसको मानेंगे ये वर्ग का। तो जैसे इस टाइप से आपका है, तो इसी से धारा जा रही, तो यहीं से इसी का क्षेत्रफल आप लेंगे, तो ये आपका A गुणा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रो अपॉन ए इसका आंसर आ जाएगा, रो अपॉन ए विकल्प डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा। देखिए आपने क्या पढ़ा है, वोल्टेज है ना वो धारा के समानुपाती होगा, V समानुपाती I होगा, ये ओम का नियम भी है। लेकिन क्या करना है, वोल्टेज फिक्स रखना है, उसके बावजूद धारा आपका परिवर्तन आ सकता है, तो वो प्रतिरोध में चेंज करके आप कर सकते हो। तो समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा, वहां पर विद्युत शक्ति की अधिक खपत हो रही है। तो क्या हो रहा, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, समान प्रतिरोध। अब एक्चुअल में विद्युत शक्ति की ज्यादा खपत हो रही है, तो वहां पर प्रतिरोध है वो कम हो गया, निम्न प्रतिरोध हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद्युत शक्ति भी आपको बीच में लाना पड़ेगा। तो मैं विद्युत शक्ति का आपको बता दूं, P बराबर होता है VI होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको R के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध की बात आ रही है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, या तो आप इस प्रकार कर सकते हो, V बराबर IR होता है, तो I स्क्वायर R हो जाएगा P बराबर, या फिर P बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R होता है, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि वोल्टेज भी है और प्रतिरोध भी है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समान वोल्टेज से वोल्टेज आपको इक्वल करना है, विद्युत शक्ति की खपत करेगा अधिक, ये वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो आप कहेंगे इस केस में नीचे वाला है ना, ये वैल्यू कम करनी पड़ेगी, हर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। देखिए ये उत्तर ज्यादा आ जाए, ऊपर आपको चेंजेस नहीं करना, तो नीचे चेंजेस करना। जैसे ऊपर आपका 10 है, अब नीचे किससे भाग दूं कि उत्तर मेरे को ज्यादा मिले, 2 से दूं या 5 से दूं, आप कहेंगे 2 से दो ना, कम से भाग दो, तो 2 का मतलब प्रतिरोध वहां पर निम्न करना पड़ेगा, तो निम्न प्रतिरोध आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, निम्न प्रतिरोध। इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रट लो, P बराबर VI होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। कैसे आया ये भी बता दूंगा, यदि आपको बता ही देता हूं। विद्युत शक्ति होती क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति तो कहते हैं, और क्या कहते हैं, विद्युत जो ऊर्जा है। तो P बराबर W अपॉन T होता है। W बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W बराबर VQ होता है। ठीक है,
Q अपॉन टी क्या होता है, I बराबर Q अपॉन टी होता है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो Q अपॉन टी के स्थान पर I ला सकता हूं, P बराबर VI यहां से आ गया, P बराबर VI। अब आपको पता ओम का नियम कहता है V बराबर IR कहता है, तो यहां से मैं V के स्थान पर IR लिख दूं ना, तो I स्क्वायर R ये वाला I हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। आपके नहीं, V आप स्थिर रखो, I के स्थान पर चेंज करो, I बराबर यहां से आप V अपॉन R नहीं कह सकते हो, तो इसी फॉर्मूले को आगे आप कहेंगे v यही रखेंगे, I के स्थान पर v अपॉन आर करेंगे, तो ये v स्क्वायर अपॉन आर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये I स्क्वायर आर या v स्क्वायर अपॉन आर या p बराबर vi, ये तीनों फॉर्मूले हैं, आगे और भी आपके काम आने वाले हैं। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। यदि तार का आयतन स्थिर रखते हुए इसे खींचकर लंबाई में दोगुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो एक्चुअल में इसकी लंबाई आप दुगना कर रहे हो, तार को खींच रहे हो ना, लंबाई दुगना हो रही, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वहां पर कम हो रहा है, ये समझो आप। तो लंबाई पहले थी L, पूछा नया प्रतिरोध कितना होगा। पहले प्रतिरोध कितना था, R बराबर रो L अपॉन, ये पहले वाला केस है सारा। अब सेकंड केस में आपने क्या किया, तार का आयतन स्थिर रखते हुए खींचकर लंबाई में दुगुना कर दिया गया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। जब आपने लंबाई दुगुनी की तो क्षेत्रफल अपने आप आधा हो जाएगा, जैसे ये चीज है, ये दिमाग में रखना। इसकी लंबाई आप दोगुनी कर देंगे तो ये तो कम पतली हो जाएगी ना, तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ काट का, तभी लंबाई, जैसे इसको काट कर आगे भेज दो तो लंबाई दुगुनी हो गई, लेकिन ये वाला क्षेत्रफल तो आधा हो गया ना, पहले इतना था। तो इसको आप ऐसे करेंगे, नया जो आर डैश बना है, भाई पदार्थ तो वही है ना, कोई नया पदार्थ तो लेकर नहीं आई हो किसी दिए गए पदार्थ के, तो दिए गए पदार्थ है, रो डिपेंड करता है कि पदार्थ पर, पदार्थ कौन सा है, तो पदार्थ सेम है तो रो चेंज नहीं होगा, तापमान और पदार्थ पर डिपेंड करता है रो। अब एल आपने कर दिया यहां पर दोगुना, तो एल दोगुना यानी 2 गुना एल हो गया। ए आपका हो जाएगा आधा, यानी ए बट्टा 2 हो जाएगा, तो आर डैश बराबर 2 अपने आप ऊपर चले जाएंगे, तो यहां पर ये एल है, ठीक है। 2 ऊपर जाएंगे तो 2 के साथ गुणा होगा, फॉर रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए क्या था, पहले ही आर था, अब ये आर डैश हो जाएगा फॉर आर के ऊपर हो जाएगा, ये पहले ही आर था कि नहीं था, तो इसी के स्थान पर आर लिख दिया। अब नया जो आपका प्रतिरोध है वो पहले वाले का 4 गुना होगा, तो नया वाला प्रतिरोध पहले वाले का 4 गुना होगा, तो इसमें क्षेत्रफल है वो आधा हो जाता है, ये दिमाग में रखना है। खिंचाव के मामले में यदि लंबाई n गुना बढ़ती है तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, तो यही हुआ है। जो लंबाई आप क्या किया, लंबाई को दोगुना किया है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, लंबाई तो दुगुनी हुई तो दुगुने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 गुनी हो गई। 15 ओम प्रतिरोध वाली एक विद्युत इस्त्री 220 वोल्ट प्रदाय से जुड़ी है, 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब देखिएगा, ऊष्मा की बात करें तो आपने देखा है ऊष्मा W बराबर वी क्यू होता है, या फिर V बराबर W अपॉन क्यू होता है, इसी को मैं आगे ऊष्मा के फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है। V तो V रखता हूं, Q क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन टी होता है, या फिर Q बराबर आप कहेंगे IT होता है, तो Q के स्थान पर IT, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना एक बार। तो हीट बराबर वीट ऐसे याद रखिएगा, ताकि ये फॉर्मूले निकालने ही ना पड़े, डायरेक्टली आपके दिमाग में रहेगी। हीट यानी ऊष्मा, हीट बराबर वीट, VIT, टी यानी आपका समय कितना है, ठीक है। तो हीट बराबर वीट, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको V दे रखा है, T दे रखा है, I नहीं दे रखा, तो I के स्थान पर आपको R दे रखा है, तो I के स्थान पर R दे रखा, तो ओम का नियम V बराबर IR होता है, तो I का यहां पर आप क्या कर देंगे, V अपॉन R कर देंगे, तो हीट बराबर ये आपका हो जाएगा V गुणा I का स्थान पर आपका V अपॉन R गुणा T, तो आप कहेंगे V स्क्वायर T, ठीक है, ये बट्टा आर है, V स्क्वायर अपॉन R गुणा T। तो इससे आप यहां पर आगे जब हल करेंगे, हीट निकालेंगे, V स्क्वायर कितना, 220 का स्क्वायर, 220 गुणा 220, T कितने समय के लिए कर रहे हो आप, 1 मिनट में, ठीक है। मिनट का यानी सेकंड लेना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो सेकंड कितना आ गया, 60 हो गया, और R कितना है, 15 है, सभी ऐसा यूनिट है, तो इसको आप करेंगे 4 बार, ठीक है। फिर यहां पर मल्टीप्लाई करो, 22 दूना 44 और 44 गुणा 4 16, और ये आपका 176, 100 नहीं, यहां पर अपन ने मिस्टेक इन 220 2 बार गुणा है, तो 220 है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली आपके पास रहेगा 220 गुणा 220 गुणा 4,
ये आपका आंसर होगा 220 गुणा 220 गुणा 4। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1,93,600 जूल। तो 1,93,600 जूल हो जाएगा। यहां पर लगभग 194 किलो जूल दे रखा है, तो लगभग में आपका आंसर जाएगा। ठीक है, लगभग में जाएगा। जूल को किलो जूल में बदलना है तो 1000 से आप भाग देते हो, 1000 से भाग देते हो तो आपका 0.3 स्थान ऐसे आ जाएगा, 193,600 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। तो यही पूछा है कि 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है, उत्पन्न ऊष्मा। तो हीट बराबर वीट, ये सेम चीज है, या फिर V स्क्वायर अपॉन R T हो जाएगा हीट का वैल्यू। यहाँ पर V स्क्वायर यानी 220 गुणा 220, R की वैल्यू 20 है और T की वैल्यू आपको दे रखी है कितने, 10 मिनट है, तो 10 गुणा 60 यानी 600 सेकंड हो जाएगा। सेकंड में लेना भाई, मिनट में मत लेना, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड होती है। इसको आप आगे करेंगे, ये आ जाएगा 30, और ये बार बार मैं 20 से कैसे कर रहा हूं, तो ये आपका 22 का स्क्वायर आपको पता होगा, 22 गुना 22 होता है 484। तो 484 को फिर 3 से गुणा आप करेंगे तो 1452 हो जाएगा। अब 1452 है और आपके पास शून्य है 1 2 3 1 2 3, और इसको आपको चाहिए, पूछा ऊष्मा। ऊष्मा किस में दे रखी है, जूल में दे रखी है, और यहां पर भी ऊष्मा आएगी आपके जूल में। तो 1452 जूल, या फिर जब इसको आपको 10 की घात में कन्वर्ट करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो पॉइंट यहां पर आएगा, पॉइंट पीछे है ना, तो कितने स्थान आगे आएगा, यहां पर आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 स्थान आएगा। 1.452 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये आपका हो जाएगा 1.45 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोधकता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करती है, ताप पर डिपेंड करती है, और किसी पर नहीं करती। तार की लंबाई पर प्रतिरोध करता है। प्रतिरोधकता उस पदार्थ का गुण है। ठीक है, इसे ओम मीटर में मापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ये पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का हित गुण है। ये तापमान के साथ परिवर्तित होता है। बिल्कुल, दो चीजों पर डिपेंड करती है प्रतिरोधकता। एक तो पदार्थ आप चेंज किया तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी, तापमान बदलने पर भी प्रतिरोधकता बदल जाती है। ओम मीटर इसका मात्रक है। लंबाई पर प्रतिरोध डिपेंड करता, प्रतिरोधकता नहीं करती है। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा जो आपको पूछा है। धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि रबर और कांच जैसे विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसमें सबसे कम होता है, तो तापीय प्रभाव कम यहाँ पर आपका नाइक्रोम, टंगस्टन, लोह, ये जिनका प्रतिरोधकता ज्यादा है उनमें तापीय प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी वो ज्यादा गर्म होंगे। तांबे की प्रतिरोधकता नहीं तो उतना गर्म होगा नहीं, तो तांबा कम है। तापीय प्रभाव प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, और तांबे का विद्युत प्रतिरोध इन चारों में सबसे कम है। तांबा एक उत्कृष्ट चालक है, इसलिए इसमें ऊर्जा का श्रेय ऊष्मा के रूप में नहीं होता है। भाई जब बात तापीय प्रभाव की आती है तो आपको ऊष्मा चाहिए, यानी प्रतिरोध इतना ज्यादा हो, जो भी आप विद्युत धारा वहां पर प्रवाहित कर रहे हो तो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाए, गर्मी में बदल जाए। नाइक्रोम और टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तांबे का उपयोग है कनेक्टिंग वायर्स में किया जाता है, ताप की हानि कम हो, ताकि ऊष्मा की हानि कम हो तो पूरी ऊर्जा आगे प्रवाहित हो सके। यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। एक ही पदार्थ से बने तो प्रतिरोधकता उसकी इक्वल होगी, प्रतिरोधकता सेम हो गई, तो किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। देखिए प्रतिरोध की बात करें तो R बराबर, ये दिमाग में रह रहा है, रो L अपॉन ए। लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। तो कहने का मतलब यहां पर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ये नीचे की वैल्यू ज्यादा आएगी, नीचे की वैल्यू ज्यादा आएगी तो प्रतिरोध कम होगा। नीचे की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब आप तार मोटा लेंगे तब, तार ऐसे मोटा लें तब क्षेत्रफल ज्यादा आ जाएगा। तो मोटा तार लिया तो प्रतिरोध उसका होगा कम। आपको पूछा प्रतिरोध सबसे कम, तो वहां पर मोटा लेना पड़ेगा तार, आपको पतला नहीं, मोटा तार। और लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, तो लंबाई भी कम लेनी पड़ेगी, तार भी मोटा लेना पड़ेगा। लंबा और मोटा, लंबाई कम लेनी पड़ेगी, छोटा और मोटा तार, ये सही हो जाएगा। तो छोटा तार ले रहे हो मतलब उसका लंबाई कम है, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध आपको कम ही तो चाहिए। और ए, ये नीचे की वैल्यू जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ही कम। ए कब ज्यादा होगा, तार मोटा होगा, तो मोटा तार लंबाई में छोटा, विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता दो चीजों पर, एक तो वो पदार्थ किससे बना है, दूसरी उसके तापमान पर। सामग्री की प्रकृति, पदार्थ किस सामग्री से बना है उस पर डिपेंड करती है उसकी प्रतिरोधकता, जैसे आप रो से डिनोट करते हैं। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम है इसलिए वो सबसे अच्छा चालक होता है। अगला सवाल है 220 वोल्ट, ये थोड़ा लैंग्वेज जो पेपर एक्चुअल में डाटा आया है तो ये उस कैंडिडेट ने उसको मराठी में देखा तो मराठी की लैंग्वेज यहाँ पर मिल रही है। तो एक्चुअल में दे रखा आपको वोल्ट, वी आपको दे रखा 220 और ये आपका दे रखा शक्ति दे रखी है, पी आपको दे रखा है 840 वोल्ट। तो प्रतिरोध आपको ज्ञात करना, आर आपको ज्ञात करना, ये वी दे रखा है। अब देखिए आपको पता है वी का और पी का बीच में क्या, पी बराबर वी आई सभी को याद है, लेकिन आर के फॉर्म में लेना, वी हो आई के स्थान पर आर आपको लेना, तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता पी बराबर, आई बराबर वी अपॉन आर आपने रख दिया, तो पी बराबर वी स्क्वायर इन 220 गुणा 220 और अपॉन आर, आर आपको फाइंड आउट करना है, पी कितना दे रखा है, पी के स्थान पर आप रखेंगे 840, तो आर बराबर यहां पर आर आगे आ जाएगा 840, यहां नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपन इसको हल करते हैं, 840 में जब 220 का भाग डायरेक्टली तो जाता नहीं है, 0 से 0 कैंसिल आउट, जैसे यहां पर 22 में आपने 2 का भाग दिया तो 11 आया, 84 में आपने 2 का भाग दिया तो 42 आया, इधर आप 2 का भाग देंगे तो 11 तो 110 आ जाएगा, 42 में देंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपके पास 11 गुणा 110 है, तो 11 गुणा 110, 11 11 121 है और पीछे 0 है, इसके ऊपर 21 का भाग देंगे, तो 121 0 में 21 का भाग देंगे तो यहां से आपका हो जाएगा 21 का भाग 10 बार जाता है तो 210, 5 बार जाता है तो आपका 105, 21 पंजे 105, पीछे रहे 16, ये भाग गया आपके 7 बार जाएगा। अब 21 का भाग 7 बार जाता है तो 21 सत्ते 147 हो जाएगा, 147 और 160 में से 147 ये पीछे 13 हो जाएंगे और फिर आपका पॉइंट लगेगा 0 आएगा और 130 में ये भी पूरा भाग नहीं जाएगा, फिर 21 कहाँ, यहाँ पर आपका 6 बार तो 126, 130, 6 बार 126, फिर भी पूरा नहीं जाएगा, आपके 4 बार है तो 57.6 के आसपास डाटा देख रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, बाकी ऑप्शन अलग होंगे, लेकिन 57.6 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा हो जाती है। अब प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक ऊष्मा के रूप में पूर्णतः शहीद हो जाती है, केवल प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के में संग्रहित होती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो प्रतिरोधक परिपथ में वहां पर प्रतिरोध है तो बैटरी जो ऊष्मा देगी वो ऊर्जा देगी वो ऊष्मा के रूप में क्षय होगा, उसका प्रतिरोध ऊष्मा के रूप में ही क्षय करता है। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में स्रोत द्वारा खर्च की गई पूरी ऊर्जा तापीय ऊर्जा यानी ऊष्मा में बदल जाते हैं, यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। विद्युत हीटर और टोस्टर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, हीट बराबर वीट या फिर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ऊर्जा के रूपांतरण ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ओम के नियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओम का नियम हमेशा स्थिर तापमान पर होता है, V समानुपाती I है और स्थिरांक आ जाएगा R, ठीक है, V बराबर IR या RI आप कह सकते हो, जहां पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती है, ये बता, और तापमान वहां पर स्थिर होना चाहिए, ये केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है। तापमान स्थिर है तो धात्विक चालकों में ओम का नियम मान्य है। ओम का नियम तभी लागू जब भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान और दबाव स्थिर है। ओम ही चालक है जो धातुओं के लिए सत्य है और जो अर्धचालक है डायोड है अन्य ओमी उपकरण है क्योंकि वे इस नियम का पालन नहीं करते हैं। V बराबर IR जहां R स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हो। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध के कंसेप्ट की बेस पर आपको बताना है चालक, प्रतिरोधक और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार विभेदित किए जाते हैं। चालक जिसकी प्रतिरोधकता कम हो, प्रतिरोधक तो है ही है, और विद्युत रोधी में बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर ये विद्युत धारा प्रवाह पर ऊष्मा उत्पन्न करने की उनकी क्षमता है, उनके रासायनिक संगठन है। विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है, ये वाला हो जाएगा।
भाई चालक जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है उसमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं कठिनाई से होगा, कम है तो सुगमता से होगा इस बेस पर। तो चालक जो आवेश को बहुत सुगमता से प्रभावित होने देता है, बहुत निम्न प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक जो प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, और विद्युत रोधी है जो आवेश के प्रवाह को लगभग पूरी तरह से रोक देते हैं। प्रतिरोधक में ये कुछ व्यवधान आता है, पूर्णतः आवेश रुकता नहीं है, लेकिन विद्युत रोधी है, अति उच्च प्रतिरोध है, रबड़ प्लास्टिक ये पूर्णतः उसको रोक ही देंगे। नेक्स्ट है, तो ये सारे विभेदन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर है। चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में होंगे तो आगे करंट बढ़ेगा। एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, यदि घर की अधिकतम विद्युत खपत है 11 किलोवाट। तो मुख्य फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? अब फ्यूज की रेटिंग है वो तय की जाती है कि उसमें धारा कितनी है। भाई फ्यूज है कितनी धारा, देखिए सबसे पहले इसमें आपको करंट निकालनी पड़ेगी। इसके लिए कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, अब उससे ज्यादा थोड़ी बहुत करंट रखेंगे और उससे ज्यादा आगे फिर आपको कनेक्शन कट होना पड़ेगा, तो कट होगा फ्यूज से। तो यहां पर मैं बताता हूं, फिर फ्यूज की रेटिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले आप करंट निकालो। क्यों निकाला करंट? देखिए आपको P दे रखा है और P बराबर VI होता है। करंट यहाँ पर I बराबर P अपॉन V हो जाएगा। P आपको दे रखा है 11 किलोवाट यानी 11,000 वॉट है। किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं SI के लिए। नीचे आपका 220 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। 11 का भाग 22 में 2 बार गया। अब ऊपर है 100, नीचे है 2, तो 100 में 2 का भाग 50। तो I बराबर आपके 50 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? 50 एम्पियर। तो करंट आपके पास 50 एम्पियर है, ठीक है। अब 50 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है और उससे ज्यादा करंट प्रवाहित हो गया तो फिर नुकसान होगा विद्युत उपकरण को। उस नुकसान से बचने के लिए एक ऐसा फ्यूज लगाया जो 50 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा करंट प्रवाहित हो जाए उस कनेक्शन को ही काट दें। ये फ्यूज की रेटिंग बताती है। 50 एम्पियर से ज्यादा कनेक्शन हुआ तो फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ा तो कनेक्शन कट जाएगा, क्योंकि फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी करंट की, तो सुरक्षित संचालन वहां पर हो पाएगा। तो फ्यूज सुरक्षा उपकरण है जो परिपथ में अत्यधिक धारा बहने पर पिघलकर टूट जाता है, और फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर कितनी हो जाती है? अब देखिएगा शक्ति, धारा और प्रतिरोध में क्या रिलेशन है। शक्ति होता है P बराबर, एक तो आपने VI पढ़ा है, लेकिन यहां पर आपको प्रतिरोध और धारा के रेफरेंस में चाहिए, V के रेफरेंस में नहीं चाहिए। तो P बराबर V हटा दो, I स्क्वायर R हो जाएगा इसका फॉर्मूला। P बराबर 3 फॉर्मूले, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R या फिर I स्क्वायर R है। आपको I स्क्वायर R वाला चाहिए। अब यहाँ पर पहला केस तो ये था। दूसरे केस में आपने क्या किया, धारा और प्रतिरोध को आधा कर दिया। अब नया जो P डैश बनेगा वो कितना होगा, धारा आधी कर दी, I थी ना, I बट्टा 2 कर दी इसका स्क्वायर, प्रतिरोध भी आधा कर दिया, R बट्टा 2 कर दिया। तो P ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, और नीचे 2 का और गुणा 8 हो गया, तो 8R। तो I स्क्वायर R के नीचे क्या है, 8 का भाग है, तो 1 बटा 8 हो जाएगा। प्रारंभिक मान है ना, I स्क्वायर R तो पहले ही था, इसका 8 का भाग दिया तो 1 बटा 8 हो जाएगा पहले से। शक्ति इतनी हो जाएगी घटकर। 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? R आपको दे रखा है 8 ओम, और हीट दे रखी है आपको 200 जूल, और विभवांतर V आपको फाइंड आउट करना है। ही HRV का फॉर्मूला क्या है? तो हीट बराबर एक तो आपका वीट होता है, हीट बराबर I स्क्वायर RT होता है, लेकिन आपको I के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हीट बराबर V स्क्वायर अपॉन RT होता है। ये भी एक हीट का फॉर्मूला है। हीट का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला याद रखना, हीट बराबर वीट, यहीं से बाकी फॉर्मूले आ जाएंगे। जैसे आपको V नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए, तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R ही तो होता है, तो V का मल्टीप्लाई हो जाएगा V स्क्वायर, और R है तो अपॉन R हो जाएगा। H बराबर V का स्क्वायर, V तो आपको पता ही करना है ना, फाइंड आउट ही करना है, तो H के स्थान पर अपन वैल्यू रखेंगे। H के स्थान पर आपने रख दिया 200 जूल। V स्क्वायर ये पता नहीं है, लेकिन R का पता है 8 है, और T प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड T लेना, T 1 लेंगे आप। तो यहां से V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 गुणा 8, ठीक है। V बराबर कितना हो जाएगा, 200 और 8 का वर्गमूल करना है आपको। V बराबर 200, 8 दूनी 1600 हो गए। अब 1600 का वर्गमूल कितना है, 16 का 4 है, डबल जीरो का 1 जीरो बार आ जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा आपका V। नेक्स्ट देखते हैं, एक 100 वोल्ट का बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है, बल्ब से होकर प्रवाहित धारा लगभग कितनी होगी? यहाँ पर आपको P दे रखा है, V दे रखा है, I फाइंड आउट करना है। P बराबर VI होता है, I बराबर P अपॉन V हो जाएगा, यहाँ से P अपॉन V।
P आपको दे रखा है, शक्ति 100 वाट दे रखी है, V आपको 220 दे रखा है। तो यहां से आप इसको हल करेंगे तो 0.45 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको हल कुछ करना है, यही तो करना है आपका। 10 में 22 का भाग देना है या फिर 5 में 11 का भाग दे दो, तो 11 का देंगे 0.4545 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। पहले विद्युत धारा की दिशा क्या बताई जाती थी? पहले विद्युत धारा की दिशा है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक बताई जाती थी। सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है। परिपथ में पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से जब विद्युत की खोज हुई तब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, पहले इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था, तो उस समय धन आवेशों के प्रवाह को ही धारा की दिशा माना जाता था। बाह्य परिपथ में धारा हमेशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। तो सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक आपका करेक्ट हो जाएगा। धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में बहता है। भाई धारा प्लस से माइनस की तरफ आप मानते हो, प्लस से माइनस की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन माइनस से आएगा, प्लस की तरफ है, उसके विपरीत धारा होती है। तो इलेक्ट्रॉन सेल के ऋण से धन टर्मिनल की तरफ, और जो ट्रेडिशनल पारंपरिक धारा है प्लस टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एक व्यवस्थित विद्युत परिपथ आरेख के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को सम्मिलित किस प्रकार दर्शाया जाता है? वोल्टमीटर आपका हमेशा समानांतर क्रम में होगा, V उसमें रहेगा। ए मीटर जो धारा को मेजर करने के लिए होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा, ये दिमाग में रखना है। समानांतर क्रम में वोल्टमीटर होता है और अमीटर ये श्रेणी क्रम में रहता है। और एक वृत्त जिसके भीतर V हो, ये आपका वोल्टमीटर है, ये आपका अमीटर है। ठीक है, अमीटर धारा मापने के प्रयुक्त हमेशा श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त हमेशा समानांतर क्रम में रहता है। एक कुंडली का प्रतिरोध आपको 44 ओम दे रखा है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है? P आपको फाइंड आउट करना है। P बराबर देखिए VI होता, लेकिन आपको VI नहीं R चाहिए, तो V स्क्वायर अपॉन R होता। P बराबर V स्क्वायर यानी 220 गुणा 220 और R यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे जब ऐसे कर सकते हो 22 गुणा 10 गुणा 10 या फिर 100 कर दो इसको, और नीचे आपका 44, 22 दूना 44, 11 से 1 से 1100 हो जाएगा। 1100 वॉट हो गया, 1100 वॉट। अगला सवाल, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का एक तो आपका गलनांक ज्यादा है, दूसरा इसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब है कि वो गर्म ज्यादा होगा, गर्म यानी उष्मा ज्यादा देगा। उष्मा बल्ब में क्या होता है? उष्मा ऊर्जा ही तो वहां पर होती है। जो प्रकाश बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो प्रकाश के रूप में आपको दिखेगा। अब देखिए मान लेते हो कि प्रतिरोध ज्यादा है तो वो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होने से वो पिघल भी सकता है ना उसका तंतु, तो इस हेतु उसका क्या है, गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब तक इतना तापमान होगा तब तक ये पिघलेगा नहीं। तो प्रतिरोध भी उच्च होगा और गलनांक भी उच्च होगा, तभी वो काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक ही पदार्थ के दो तार ए बी की लंबाई समान है, लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दोगुना है। ए का क्षेत्रफल है ना वो ज्यादा है बी से, कितना है? ये दोगुना है तार बी से। तार बी से दोगुना है तो ए का मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, सॉरी, तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दोगुना। तार बी का मैंने क्षेत्रफल मान लिया x मीटर स्क्वायर, तो ये बी का है, तो ए का कितना हो गया? 2x मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उनके प्रतिरोधों आर ए और आर बी का अनुपात ज्ञात करना है आपको। लंबाई है वो समान है, तो आर ए की बात करें तो रो एल, लंबाई समान है एल अपॉन ए कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2x हो गया। अब इस सेकंड केस में रो एल सेम पदार्थ है, ठीक है, तो इसलिए रो भी इक्वल रहेगा और लंबाई इक्वल है, लेकिन प्रतिरोध इसका x है। तो इसका अनुपात आपको पूछा है, ये आर बी है, आर ए और आर बी, इसका अनुपात यानी यहां पर अनुपात का निशान है, तो अनुपात का मतलब है भाग देना। भाग देंगे तो x ऊपर चला जाएगा, रो एल नीचे आ जाएगा, ये वाली चीज है। भाग देंगे तो ये गुणा में इस प्रकार हो जाएंगे, x से एक x कैंसिल आउट, रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो गया, तो आर ए अपॉन आर बी क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो 1:2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पियर धारा आकर्षित करता है, इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है? तो विद्युत आवेश आपको फाइंड आउट करना है। क्यू टी आपको दे रखा है 8 मिनट, तो 8 गुणा 60, 8 6
48 8, ठीक है, तो ये पीछे 0 है। उसके बाद I बराबर 0.15 एम्पियर। फाइंड आउट क्या करना है, विद्युत आवेश I। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, Q अपॉन T होता है, Q बराबर IT होता है, सभी को पता है, Q बराबर IT। I यहाँ पर 0.15 है, T यहाँ पर 480 सेकेंड है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो ये आंसर आएगा 72 कूलाम। कितना आ जाएगा, 72 कूलाम आ जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक में संचित शक्ति कितनी हो जाएगी। धारा दोगुना कर रहे हो, प्रतिरोध स्थिर है, P बराबर VI होता, लेकिन प्रतिरोध की फॉर्म में P बराबर और धारा और प्रतिरोध की फॉर्म में आपको पूछा है, I स्क्वायर R हो जाएगा। P बराबर I स्क्वायर R होता है। तो यहां पर I दोगुनी हो जाएगी, यानी 2I का स्क्वायर, और प्रतिरोध स्थिर है R है। तो नई वो विद्युत शक्ति है P डैश, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर IR। तो कितना I स्क्वायर R हो गया, 4 गुणा I स्क्वायर R हो गया। 4 गुनी हो गई, कितनी हो गई, 4 गुनी। यदि 50 ओम के प्रतिरोधक से 8 मिनट तक 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी है। हीट बराबर वीट होता है, H बराबर, और धारा के केस में I स्क्वायर, प्रतिरोध के केस में ये I स्क्वायर RT होता है। I स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर आपका 16, ये I स्क्वायर हो गया। R कितना है 50, T 8 मिनट है, 60 से गुणा करेंगे, 8 और 60 का करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है, 480 हो जाएगा। तो 16 गुणा 50 गुणा 480 करेंगे, जब आप 16 गुणा 50 गुणा 480, 3,84,000 जूल, यानी 1,000 जूल आपका भाग देंगे तो यहां से किलो जूल आ जाएगा, 384 किलो जूल। विभवांतर के एसआई मात्रक 1 वोल्ट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 वोल्ट कितना होता है, तो 1 वोल्ट है, 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है। क्यों, क्योंकि V बराबर W अपॉन Q होता है। तो V 1 वोल्ट लेके आना है तो Q आपको 1 कूलाम चाहिए, W वहां पर 1 जूल कार्य होना चाहिए। तो 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लेकर जा रहे हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर जा रहे हो तो वहां पर कार्य करना पड़ रहा है। तो 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करने में 1 वोल्ट विभवांतर वहां पर उसे कहेंगे। जब 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वो जो बल है ना, वो ही विभवांतर है। विभवांतर के कारण ही आवेश प्रवाहित होता है। यदि विभव में अंतर नहीं हुआ, भाई ये आपका एक चालक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो खूब पड़े हैं, जब इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी करंट प्रवाहित होगा ना। और सेल क्या करता है, सेल में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है, वो विभवांतर उत्पन्न करता है सिरों में। विभवांतर का मतलब है कि दोनों में वोल्टेज अंतर रहेगा तो दाब बढ़ेगा। जैसे अपन पानी होता है ना, एक साइड हाइट में नली है तो नीचे की डायरेक्शन पानी अपने आप बहता कि नहीं बहता है, हाइट से ऊपर से नीचे। जैसे हाइट में अपना कोई टंकी है, वहां से नली से होता है वो पानी नीचे आएगा। तो यदि अंतर नहीं हुआ हाइट का तो पानी तो वहीं रहेगा। तो ये अंतर ही आपके आवेश को प्रभावित कर रहा है, और अंतर को करने के लिए विभवांतर ही अंतर पैदा करता है, और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक में प्रतिरोध बढ़ाना है तो R आपको पता है लंबाई के समानुपाती है, R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको किसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, तापमान में या लंबाई में। लंबाई में वृद्धि करेंगे तो L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, और दोनों में तापमान भी प्रतिरोध के समानुपाती है। तापमान बढ़ा तो जो चालक वायर है उस वो अलग पदार्थ है, अलग अलग छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, परमाणु अणु कण से मिलकर बना है। तो तापमान बढ़ा तो उनके कणों में इतनी कंपन होगी कि जो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। कंपन करते हुए इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो तापमान बढ़ा तो ये बाधा उत्पन्न होगी, तो फिर क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो दोनों ही केस में तापमान बढ़ने पर चालक के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मार्ग अधिक बाधित होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और तार जितना लंबा होगा इलेक्ट्रॉन को प्रभावित होने में उतना ही अधिक बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों ही समानुपाती है, लेकिन मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है आपको, 12 वोल्ट की एक बैटरी को यहाँ पर ये प्रतिरोध से आप कनेक्ट कर रहे हो श्रेणी क्रम में। 10 ओम प्रतिरोधक से होकर कितना धारा प्रवाहित होगा, विशेषकर इस प्रतिरोधक से। अब ध्यान देना है, सभी श्रेणी क्रम में ना धारा इक्वल रहती है, धारा चेंज नहीं होती है।
श्रेणी क्रम में धारा फिक्स रहेगी, तो धारा फिक्स रहेगी तो इन सभी में एक ही धारा प्रवाहित होगी, तो वो एक ही धारा आपको फाइंड आउट करनी है। ओम का नियम कहता है V बराबर IR या फिर I बराबर V अपॉन R। V आपको 12 दे रखी है, R सभी प्रतिरोध ऐड करेंगे। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध का योग होता है, डायरेक्टली जोड़ना होता है आपको। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20। तो 12 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। 12 में 20 का भाग देना है, 6 में 10 का भाग देना, 0.6 एम्पियर हो गई। क्योंकि सभी प्रतिरोधक में धारा समान है, चाहे 1 ओम का पूछ ले, 2 में पूछ ले, 3 में, 4 में, सभी में 0.6 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। तो उस केस में आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो श्रेणी क्रम में है इसलिए यहां पर धारा समान रहेगी। वोल्टेज यहां पर प्रत्येक प्रतिरोधक पर बंटेगा। तो समानांतर क्रम में वोल्टेज है वो समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी तो जूल का तापन कहते हैं। जूल का तापन प्रभाव जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब कोई वायर है, चालक है, उसे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके प्रतिरोध के बेस पर वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। वही ऊष्मा उसको गर्म करेगा, तो तापन प्रभाव इसे कहेंगे। इसी को आप हीट वीट या फिर H बराबर I स्क्वायर RT कह दो, H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT कह दो, H बराबर VIT कह दो। ये सारे ही ऊष्मा के ही फॉर्मूले हैं। अगला सवाल पहले वाले सवाल की तरह ही है, इसमें भी श्रेणी क्रम में 5 प्रतिरोधक हैं और आपको वोल्ट 7 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। 12.4 ओम प्रतिरोधक से धारा कितनी है? जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है प्रत्येक में समान धारा प्रवाहित होगी। किसी का भी पूछे आप प्रतिरोध ऐड करेंगे, I बराबर V अपॉन आप R करेंगे। तो I बराबर V अपॉन R में V आपका 7 है, R में इन टोटल को ऐड करेंगे 0.1 और 0.4, 0.5, 0.5 और 0.5, 1 और 0.6, 1.6 हो जाएगा। 1.6 और 12.4 तो ये 2 हो गए, 2 14 हो गए, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट व 90 वॉट है तो कर्षित की गई धारा कितनी है? धारा तो P दे रखा है, I दे रखा है, V आपका I फाइंड आउट करना, V दे रखा। P बराबर V I होता है, I आपको फाइंड आउट करना है, P अपॉन V हो जाएगा। P 90 है, V 120 है, 90 अपॉन 120 आपका हो जाएगा। और इसको आगे करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3/4 0.75 होता है, ये इतना एम्पियर धारा हो जाएगी। लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, प्रतिरोधकता R, रो वाले एक तार का प्रतिरोध R है। यदि इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुणा कर दें, A आपका 3 गुणा कर दिया तो इसका नया प्रतिरोध अन्य सभी प्रचालकों को समान, अन्य सभी आपको समान रखना। नया प्रतिरोध R डैश होगा। रो देखिए सेम पदार्थ से बना हुआ तो सेम रहेगा। रो L आपको सेम रखना, केवल A को आपको 3 गुणा करना। A बट्टा में रहता है ना तो 3, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये तो R ही तो है ना, ये सेम है R, तो R/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओम के नियम के आलेखी निरूपण का सही वर्णन? ओम का नियम स्थिर ताप पर रहता है, लेकिन यहां पर आलेख यानी ग्राफ निरूपण के बारे में आपको पूछा है। ओम का नियम P बराबर V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, तो V I के बीच में ये ग्राफ होगा जिसमें ये जो स्लोप है ना R को दर्शाती है। यदि यही ग्राफ उल्टा हो जाए, I ऊपर V नीचे है, तो ये जो स्लोप है ना 1/R को दर्शाएगी। तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक आपको हमेशा सरल रेखा मिलेगी, मूल बिंदु से होकर जाती है और इसका ग्राफ है ये R को दर्शाता, V यहाँ पर Y अक्ष पर है, I आपका X एक्सिस पर है, तभी ग्राफ R को डिनोट करता है। बैटरी का प्रतीक क्या होता है? बैटरी सेल से जुड़कर बनी होती है, तो एक साथ जुड़े कई सेल हैं वो बैटरी बनाते हैं। जैसे कि सेल का ये पॉजिटिव आपका टर्मिनल हो जाएगा, ये तो केवल सेल का प्रतीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अभी जब सेल आपस में कनेक्ट होंगे इस प्रकार, तो आपके क्या बनाएंगे? बैटरी बनाएंगे, ये बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी में ये प्लस और नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक साथ एक से अधिक जब सेल जुड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण करते हैं, और बैटरी में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है तो वो विभवांतर पैदा करती है। प्रतिरोधकों के समानांतर कनेक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में जुड़े हैं इस प्रकार, ये आपका एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपका बीच में एक और प्रतिरोध ऐड हो गया और नीचे एक और प्रतिरोध ऐड हो गया। समानांतर क्रम में इसके बीच में जो विभवांतर है ना, ये दो, ये एंडिंग है, ठीक है, दो आपका सिरा है, दोनों के सिरों के बीच विभवांतर V फिक्स रहेगा, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में आपका धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। ठीक है, तो कुल धारा कितनी होगी? तो कुल धारा इन तीनों के योग के बराबर होगी। कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा के योग के बराबर होगी। अब मान लेते हैं यहां पर मैं कहता हूं कि 3 बल्ब जुड़े हुए हैं, 3 बल्ब हैं यहां पर, तो एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे, बाकी 2 बल्ब हैं वो दीप्त होंगे।
क्यों होंगे? क्योंकि ये समानांतर क्रम में जुड़ा है और समानांतर क्रम में प्रत्येक को अलग अलग धारा मिल रही है। श्रेणी क्रम में तो एक डिस्कनेक्ट हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गए तो बाकी भी उसी पर डिपेंड है, पूरी कनेक्शन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं है, विभवांतर फिक्स है। एक बल्ब यदि फ्यूज हो गए तो बाकी सभी में क्या धारा बंट जाएगी? धारा तो समान रहेगी, पहले जो फ्यूज से पहले थी ना, इसको I2 मिल रही थी, क्योंकि धारा वहां पर डिपेंड कर रही है कि उसका कितना विभवांतर है। विभवांतर तो फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है, प्रतिरोध उसका फिक्स है, तो धारा कैसे चेंज होगी भाई? इसका प्रतिरोध फिक्स है, विभवांतर फिक्स है, केवल ये चीज यहां से धारा नहीं मिली तो कुल धारा कम हो जाएगी। कुल धारा क्या है? कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर आपकी धारा पहले जितनी थी उतनी फ्यूज होने के बाद भी रहेगी, ये दिमाग में रखना है। ये जो पहले जिस स्पीड से दीप्त हो रहा था, जितना प्रकाश ये दे रहा था, उसी सेकंड टाइम भी जब ये ऊपर वाला फ्यूज है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर एक्सप्लेन आपको कर दिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब दो विभिन्न प्रतिरोधक R1 और R2 एक परिपथ में एक दूसरे से समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो एक ही सत्य, तो एक ही स्टेटमेंट यहां पर आया, उनमें से प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होगा। समानांतर क्रम में प्रतिरोध ऐड है तो ऊपर ही मैंने बताया विभवांतर समानांतर क्रम में इस प्रकार जब ऐड है ना, तो ये विभवांतर प्रत्येक में समान होगा, धारा अलग अलग होगी। और जब श्रेणी क्रम में ये कनेक्ट होता है ना, श्रेणी क्रम में धारा समान लेकिन प्रत्येक में विभवांतर अलग अलग, धारा तीनों में आई रहेगी श्रेणी में। ये दोनों में इस प्रकार समझना है, श्रेणी क्रम में धारा कितने भी प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में धारा I इक्वल रहेगी सभी में, विभवांतर अलग अलग रहेगा। समानांतर क्रम में जब बात आती है तो समानांतर क्रम में इसकी धारा अलग अलग हो जाएगी लेकिन विभवांतर सिरे से है तो समान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और तुल्य धारा, इसमें तुल्य धारा इन तीनों के योग के बराबर होगी और तुल्य विभवांतर इन तीनों के योग के बराबर होगा। यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा साथ ही उसका अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल भी दुगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा? प्रतिरोध होता है R बराबर रो L अपॉन A। आप लंबाई दुगुनी कर रहे हो, क्षेत्रफल भी दुगुना कर रहे हो, तो R बराबर रो, लंबाई 2L है, क्षेत्रफल आपका 2A है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो समान ही रहेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान समान हो जाएगा क्योंकि दोनों ही रेशियो में है, दोनों दुगने हो रहे हैं तो कट हो जाएंगे दोनों 2 से 2। तो जब आप लंबाई और क्षेत्रफल दोनों बढ़ा रहे हो तो उस केस में प्रतिरोध है वो इक्वल रहेगा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती, यदि दोनों समान अनुपात में बढ़े तो प्रभाव निरस्त हो जाता है। प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि सभी प्रतिरोधकों में समान रहती है? सभी प्रतिरोधकों में समानांतर संयोजन में क्या समान रहता है? V समान रहता है, विभवांतर समान रहता है, धारा अलग अलग रहेगी। अगला देखते हैं, 1 सेकेंड। घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? घरेलू विद्युत परिपथ में ना, अपना ज्यादातर घरेलू विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में उपकरण, जितने भी उपकरण है वो जुड़े रहते हैं। समानांतर क्रम में जुड़ेंगे तो धारा फिर अलग अलग रहेगी। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर एक देखेंगे ना, प्रत्येक उपकरण में से प्रवाहित धारा समान होती है, ये गलत है। क्योंकि घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े हैं। एक उपकरण खराब हो गया तो ऐसा नहीं पूरी धारा ही सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा और पूरे उपकरण काम करने बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। समानांतर क्रम में एक खराब हो गए तो वही एक खराब रहेगा, बाकी सभी सही चलेंगे। अब समानांतर क्रम में क्या है, एक वोल्टेज फिक्स रहता है, उसकी शक्ति रेटिंग के अनुसार उनमें प्रवाहित धारा अलग अलग हो सकती है। समानांतर क्रम में धारा उनकी शक्ति रेटिंग उसका प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होगी। तो ये आपका दे रखा कि प्रवाहित धारा समान होगी, नहीं, घरेलू विद्युत परिपथ समानांतर क्रम में है, उस केस में विभवांतर समान होगा, धारा अलग होगी। समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है ना, 1/R है, 1/R1 उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ठीक है, पूछा क्या प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तुल्य प्रतिरोध जो छोटा प्रतिरोध है ना उससे भी छोटा होगा कुल प्रतिरोध, क्योंकि व्युत्क्रम आप ऐड कर रहे हो, ऐसे समझिएगा। एक आपका प्रतिरोध है 2 ओम, एक आपका प्रतिरोध है 4 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम आपने लिया तो 4 आया, तो यहां पर 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/4। तो 1/R 3/4 हुआ है, तो R कितना हो जाएगा, 4/3। 4 में जब आप 3 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। और सबसे छोटा प्रतिरोध 2 ओम है और तुल्य प्रतिरोध 1 पॉइंट समथिंग आया है। तो तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। हमेशा संयोजन में शामिल सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी कम होगा तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। कथन 2 है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। अब एक
पूछा है कौन सी कथन सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए भाई, विभवांतर को सभी को पता वोल्ट में वापस आता है, ये तो सही है क्या? दूसरा भी सही नहीं है। 1 वोल्ट होता है ना, V बराबर, जो विभवांतर होता है V बराबर W अपॉन Q होता है। Q यदि 1 कूलाम हो, W यदि 1 जूल हो, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करें, तब आपका विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यहां पर दे रखा है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम नहीं है, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत परिपथ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है तभी तो धारा है। धारा विवर्त परिपथ में प्रवाहित होती है। विवर्त, यहां पर परिपथ धारा हमेशा एक बंद परिपथ में प्रवाहित होगी। विवर्त का मतलब खुला होता है। विवृत, वृत्त यहां पर वी है यानी खुला हुआ है। तो विवर्त संवर्त परिपथ होता है ना, वो क्लोज्ड होता है। तो धारा संवर्त परिपथ में प्रवाहित होती है। धारा बीच में सर्किट ब्रेक है, आपका ब्रेक हो गया परिपथ, उस केस में धारा थोड़ी प्रवाहित होगी। स्विच परिपथ को खोलने या बंद करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। परंपरागत धारा की प्लस से माइनस की साइड में होती है। तो ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन विवर्त परिपथ वाला गलत है। विवर्त होता है हमेशा खुला परिपथ, और बंद परिपथ होता है तभी धारा प्रवाहित होती है। खुला का मतलब वो टूटा हुआ है, स्विच बंद है, ऐसी स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस परिपथ अवयव को किसी संवर्त परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अब धारा की मात्रा आप चेंज कर रहे हो तो वहां पर धारा नियंत्रक का काम में लेंगे, रियोस्टेट काम में लेंगे। धारा नियंत्रक का काम यही है कि प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध चेंज करके धारा को ऊपर नीचे करना। V सेम रहे, V आपका वोल्टेज, वोल्टेज फिक्स आता है आपके घर में जैसे 220 वोल्टेज, वो फिक्स रहे। उसके बाद आप धारा को कम ज्यादा कैसे करेंगे? तो वो परिवर्ती प्रतिरोध वो धारा नियंत्रक के द्वारा करेंगे। धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध को बदलकर धारा की मात्रा को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार धारा प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्रतिरोध बढ़ाया आपने, भाई धारा नियंत्रक द्वारा आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया, तो धारा प्रतिरोध बढ़ाया तो व्युत्क्रमानुपाती धारा कम हो जाएगी। प्रतिरोध बढ़ाकर धारा को कम किया जा सकता है। तो ये परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है। धारा नियंत्रक में प्रतिरोध कम या ज्यादा किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। एक विद्युत बल्ब की रेटिंग आपको दे रखी है 110 वोल्ट से 220 वोल्ट। बल्ब द्वारा ली गई धारा कितनी है? अब 1 वॉट में 1 वोल्ट में दे रखी है, तो बल्ब कितनी धारा लेगा? दोनों ही दे रखा। धारा P बराबर VI है, वॉट का मतलब P है, ये आपका V है, तो I बराबर P अपॉन V। P आपका है 110, V है 220, 1/2, 1/2 आधा होता है, 0.5 एम्पियर आपका I आ जाएगी, 0.5 एम्पियर आ जाएगी। प्रतिरोध R वाली एक विद्युत स्त्री के सिरों पर विभवांतर V लगाने पर जब इसमें धारा I प्रवाहित होती है तो उसके साथ एक शक्ति P संबंध होता है। तो P बराबर V अपॉन I, P बराबर V अपॉन I गलत है ये तो। P बराबर VI आपने सुना होगा, P बराबर VI, ये सही है। या फिर P बराबर V के स्थान पर IR रख दें तो I स्क्वायर R हो जाएगा। या फिर P बराबर I के स्थान पर V अपॉन R रख दे तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर I स्क्वायर R है, P बराबर VI, तीनों सही है, लेकिन पहले वाला आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर घटक के साथ श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में रहेगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बल्ब केवल बंद परिपथ में ही चमकता है, परिपथ क्लोज रहेगा। बंद का मतलब स्विच बंद नहीं है, परिपथ बंद है। स्विच बंद होगा तो नहीं चमकेगा, दीप्त नहीं होगा। बल्ब बंद परिपथ का मतलब परिपथ खुला हुआ नहीं है, पूरा क्लोज है, पूरे करंट वहां पर प्रवाहित हो रहा तभी चमकेगा। विद्युत परिपथ में यदि स्विच खुला है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। स्विच खुला है। अब स्विच की 2 स्थिति है, स्विच ऑन है, ये इसको इस सेंस में दिया गया है, स्विच खुला हुआ मतलब वहां पर स्विच को निकाला गया है, कुंजी को हटाई गई है, यानी स्विच में एक कुंजी होती है उसको हटा दिया तो परिपथ वहां पर टूट जाएगा। परिपथ टूटा तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक, जो परंपरागत आप देखते हो कि धनात्मक टर्मिनल से प्लस से माइनस की साइड में होती है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की साइड होता है। तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर घटक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये गलत है। अमीटर श्रेणी क्रम में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में होता है, न कि श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए ना तो परिपथ की धारा को लगभग ये शून्य कर देगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। समानांतर क्रम में जोड़ा, समानांतर क्रम में सभी के लिए अलग अलग धारा की रेटिंग रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी परिपथ की धारा। अन्य सभी कथन विद्युत परिपथ के मूलभूत नियम के अनुसार सही है। श्रेणी क्रम में अमीटर होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और बंद परिपथ में तार टूट गया है वहां पर।
ओम के नियम का पालन करने वाले एक धातु के तार में यदि प्रतिरोध स्थिर रहता है तो इसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर को इसके पूर्व मान के आधे तक कम करने से इसके माध्यम से प्रवाहित धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो सवाल बोल रहा है प्रतिरोध चेंज नहीं कर रहे हो, प्रतिरोध आपका फिक्स है आर, लेकिन आप विभवांतर को आधा करना चाह रहे हो, V/2 करना चाह रहे हो, तो धारा में क्या परिवर्तन। देखिए ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, आर आपका स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब V/2 करना है तो I/2 होगी, क्योंकि दोनों ही समानुपाती, V आधा कर रहे हो आप, I भी आधा होगी, R चेंज नहीं कर रहे हो, तो धारा अपने पूर्व मान की आधी रह जाएगी, यही होगा और क्या होगा। यदि किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों ही आधे हुए तो प्रतिरोध सेम रहेगा। भाई दोनों ही दुगुने किया तब भी प्रतिरोध सेम है, दोनों ही आधे हुए तो भी प्रतिरोध सेम है, क्योंकि R बराबर ρL/A होता है। अब सेकंड केस की बात कर रहा है ये कि R तो पदार्थ सेम ही है, L आधा कर दिया तो L/2 हो गया, A आधा कर दिया तो A/2 हो गया, A/2 दो ऊपर चले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, सेम ही तो आया है, R डैश ρL/A, पहले ही इतना ही था। तो ये जब दोनों चीज इक्वल बढ़ रही है घट रही है उस केस में प्रतिरोध नहीं चेंज होगा। अगला सवाल, एक निश्चित पदार्थ से बने तार का प्रतिरोध 12 ओम है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल A है। उसी पदार्थ से बने परंतु लंबाई L/3 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल 2a वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। यहां पर आप देखेंगे प्रतिरोध तो आपको पहले 12 ओम दे दिया, और प्रतिरोध जो 12 ओम है ना, ये किसके इक्वल है, ρL/A, ρL/A, A और L सेम ही है तो L/A है, ठीक है। अब दूसरी केस की बात करेंगे, ये 12 के इक्वल है, ρL/A फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपका जो R डैश में कहूंगा, रो तो सेम है, उसी पदार्थ से बना हुआ है, L/3 है तो L/3, A आपका 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर क्या 2A है, 2 गुना है, ठीक है। A पहला A था ना, अब ये 2A हो गया, 2 गुना हो गया तो 2A हो गया। अब यहां से ये कितना हो गया 1/6, या फिर ये ρL/A हो जाएगा। ρL/A के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 1/6 गुणा ρL/A के स्थान पर आप रखेंगे 12, तो 6 दूनी 12। नया जो R आया है ना वो 2 आया है, 2 ओम आया है, विकल्प A करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है। V बराबर W/Q, यानी जो आपका एकांक आवेश है, एक कूलाम का आवेश है ना, वो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, किया गया कार्य अपॉन आवेश हो जाएगा। अगला सवाल, दो प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। जब उनमें से एक को हटा देना तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर 10 ओम हो जाता है। निम्नलिखित में से दूसरे प्रतिरोधक का सही मान कितना है। समानांतर क्रम में है, जैसे तुल्य प्रतिरोध होगा इसका, जो R इक्वल में मानता हूं 1/R1 प्लस 1/R2, ये कितना है 5 है, ये RE ये आपका 5 है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध है जो 5 हो गया। अब उनमें से एक को हटा देना, परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर 10 ओम हो जाता है। अब एक हटा दिया, मान लेते मैंने R1 हटा दिया, R1 हटा दिया, R1 हटा दिया तो पीछे बचा R2, और वही R2 एक ही तो रहेगा, फिर 10 ओम रहेगा, मतलब R2 हो गया आपके 10 ओम। तो आपने जो हटाया है ना R1 वो कितना है, तो 1/5 बराबर 1/R1, कितना पता नहीं, लेकिन 1/R2 जब बाद में पता चला कि 10 ओम आ गया, तो यहां से 1/R1 आप निकाल सकते हो, 1/5 माइनस 1/10 बराबर 1/R1। एलसीएम आपका 10 आ गया, 2 माइनस 1 यानी 3/10 हो गया, तो R1 बराबर हो गया 2 माइनस 1 1/10 हो गया ना, 1/10, R1 आपका हो गया 10। भाई ये 1/10 क्या है, 1/R1 है, R1 आपका 10 हो गया ना ऑटोमेटिकली, बिल्कुल R1 आपका 10 ओम हो गया। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का ये सूत्र रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ऊष्मा होती है ना H बराबर, एक तो V²/RT होती है, एक H बराबर I²RT, ये फॉर्मूला आपने ज्यादा देखा होगा, एक हीट बराबर वीट वाला देखा होगा, ये 3 ही फॉर्मूले हैं। ऊष्मा पदार्थ का घनत्व का तो कोई सीन ही नहीं है, प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के धारा के समानुपाती होती है ऊष्मा, तो धारा की वर्ग की समानुपाती होती है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। कारण क्या है कि प्रतिरोध यहां पर नियत इन्होंने कहा है, तो प्रतिरोध भी आपका लेना पड़ेगा।
प्रतिरोध आपका स्थिर नियतांक आया तब H समानुपाती I स्क्वायर और H समानुपाती T हो जाएगा। तो प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के वर्ग के वो समानुपाती है, ठीक है, तो वर्ग के हो जाएगा। H बराबर I स्क्वायर RT है। यदि प्रतिरोध और समय T स्थिर है तो ऊष्मा धारा के समय भी स्थिर है क्या, तो समय के भी समानुपाती हो जाएगी, स्थिर नहीं है तो R स्थिरांक आ जाएगा। ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसका अर्थ है कि धारा दुगुनी करने पर ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। ये धारा दुगुनी करेंगे तो ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। तो ऊष्मा प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होती है, उस केस में आपका धारा और समय स्थिर हो तब प्रतिरोध के भी आपके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, तो दो वैल्यू स्थिर रहेगी। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V और आवेश Q है तो उनके बीच संचलन करता तो किया गया कार्य V बराबर W/Q होता है, W बराबर VQ होगा आपका VQ। तो यहाँ पर Q आपका ये स्मॉल दे रखा है, ये W बराबर VQ आप करेंगे क्योंकि V बराबर आपको पता है W/Q है, ये V जो विभवांतर होता है किया गया कार्य और फिर आवेश का भाग देंगे तो V बराबर W/Q या फिर W बराबर V गुणा Q हो जाएगा। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ेगा प्रतिरोध, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। धात्विक चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है क्योंकि उच्च तापमान पर चालक के भीतर परमाणु का कंपन बढ़ जाता है, इससे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। लंबाई में कमी करने पर प्रतिरोध घटता है क्योंकि R और लंबाई समानुपाती होते हैं। अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात नियत रहता है, बशर्ते वहां पर तापमान नियत रहे। भाई ये सवाल कह रहा है कि V समानुपाती I होगा, कब होगा, जब तापमान आपका नियत रहेगा, उस केस में स्थिरांक R आ जाएगा। तो V उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे तापमान दाब फिक्स है तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। तो V और I का अनुपात है ना वो नियत रहेगा, ठीक है, यही तो दे रखा है, V और I का अनुपात दे रखा है। धारा का अनुपात V और I का अनुपात है वो नियत क्या रहेगा, R रहेगा, क्या रहेगा, R रहेगा। V I के समानुपाती है लेकिन V बराबर I R होता है या फिर V अपॉन I आएगा तो बराबर में क्या R ही तो रहेगा। तो V और I का अनुपात फिर R कांस्टेंट रहेगा। एक विद्युत बल्ब 240 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है और 0.25 एम्पियर धारा आकर्षित करता है। बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति P बराबर VI होता है। V 240 है, I आपका 0.25 है। 0.25 का मतलब है कि आपको भाग देना है वहां पर 4 से, 240 में 4 का भाग देंगे तो 60 वॉट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए। भाई तार का प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई के समानुपाती है, लंबाई आप आधी कर रहे हो तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो R/2 है तो आधा ओम हो जाएगा, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध आधा ओम होगा समान रूप से, क्योंकि तार को बराबर भागों में काटने पर लंबाई यहाँ पर आधी हो रही है तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तार को खींचकर लंबा किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल भी, जैसे तार को आपने खींचकर दुगुना कर दिया तो क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मान लेते वायर था, इसको खींचकर आपने दुगुना किया है तो यही हिस्सा ऐसे मैं मान लेता हूं आगे आ गया, ये वाला पार्ट था। तो पहले इसका क्षेत्रफल इतना था, अब ये आधा हो गया, ये दिमाग में रखना है। यदि दुगुना करे तो वो आधा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल वहां पर क्या होगा, कम होगा, उसका क्षेत्रफल कम होगा यदि आप खींचकर लंबा कर रहे हो। समानांतर विन्यास में विन्यासित समान प्रतिरोध R के 5 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध। समानांतर क्रम में 5 प्रतिरोधक है, प्रत्येक की वैल्यू है R है, तो 1/R जो नया R डैश आएगा वो 1/R, ये कितनी बार, 5 बार जोड़ेंगे, इसको 5 बार जोड़ेंगे तो 5/R हो जाएगा, 1/R डैश आया। आपको पूछा है जो प्रतिरोध आ रहा है वो R कितना होगा, R डैश बराबर R/5 हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, R ओम के एक प्रतिरोधक पर V वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है, फिर उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध को समान रखते हुए विभवांतर का मान किस प्रकार बदला जाए कि प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा दुगुनी हो जाए। अब I आपके दुगुना करना है, I पहले I था वो 2I हो जाए, तो आपको पूछा V में क्या चेंजेस करेंगे, प्रतिरोध समान रखना है, तो V बराबर V समानुपाती I होता है, R उस केस में कांस्टेंट रहता है। I दुगुनी कब होगी, जब V दुगुना होगा, क्योंकि दोनों ही आपके समानुपाती हैं, तो ये भी आपको दुगुना करना पड़ेगा। धारा दुगुनी हो रही है तो वहां पर वोल्ट विभवांतर वो भी दुगुना होगा, पहले V वोल्ट था, I एम्पीयर की धारा थी, लेकिन प्रतिरोध वहां पर नियत रखा है और विभवांतर का मान आपको 2 गुना करना पड़ेगा, तभी धारा वहां पर दोगुनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। पदार्थ का गुणधर्म है प्रतिरोधकता,
कोई भी एक पदार्थ जैसे तांबे का कितना भी कैसा भी वायर छोटा बड़ा पतला मोटा हो उसकी प्रतिरोधकता फिक्स रहेगी। तो प्रतिरोधकता वो किस पदार्थ से बना है उसका विशिष्ट गुण है, किस प्रकृति का है, तापमान। प्रतिरोधकता दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति, दूसरा तापमान कैसा है। आकृति वगैरह शेप पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है प्रतिरोधकता, जिसका मात्रक ओम मीटर है। धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, कुछ चालकों की बहुत अधिक होती है। धातुओं की 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। कौन सा प्रतीक रियोस्टेट को निरूपित करता है? रियोस्टेट या फिर इसे कह सकते हो आप धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिस पर एक तीर खींचा गया हो, इस प्रकार से एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस पर आपने एरो ड्रॉ किया है, वो धारा नियंत्रक होगा। ये आपका धारा नियंत्रक है। तो ये सिंबल आप देख सकते हो, परिवर्ती प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक के सिंबल हो जाएंगे। बाकी ये बल्ब का होता है, प्रतिरोधक का होता है, तो ज्यादा बाकी सिंबल तो आप सभी को पता ही है। सेल का, ये बैटरी का। रियोस्टेट या धारा नियंत्रक का उपयोग परिपथ में प्रतिरोध को बदलकर विद्युत धारा को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ता नहीं। प्रतिरोधकता हमेशा पदार्थ का गुण है, पदार्थ के तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है और किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोधकता लंबाई, क्षेत्रफल, इस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग है। ये केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, वो पदार्थ का गुण है। ठीक है, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का अंतर्निहित गुण है जो चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम एक ही पदार्थ के दो अलग अलग लंबाई के तार लेना, पदार्थ एक ही लंबाई अलग अलग है, तो प्रतिरोधकता फिर वहां पर इक्वल रहेगी, क्योंकि पदार्थ तो वही है ना। जैसे तांबे के लिए तांबा है, तो तांबा का तापमान यदि फिक्स रहा तो वो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। भाई लंबाई दुगनी होगी तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध वहां पर 4 गुना हो जाएगा। कैसे? ये जो नया प्रतिरोध आएगा ना, रो, लंबाई आपने दुगनी कर दी है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो गया, तो a/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 ऊपर चला गया तो 2 दूनी 4 हो गए, तो फिर 4 गुना हो जाएगा मूल का। नेक्स्ट आपका एक धात्विक चालक कक्ष तापमान पर ओम के नियम का पालन करता है। जब इस पर प्रयुक्त विभवांतर को भी कक्ष तापमान पर तापमान स्थिर है तो ओम का नियम है। विभवांतर को 2 से 2 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो तापमान को स्थिर रखा जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा भी दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि V समानुपाती I होता है। V दुगुना कर रहे हैं तो I भी दुगुनी हो जाएगी। प्रतिरोध स्थिर पर धारा यहाँ पर दुगुनी होने वाली है, कारण दुगुनी हो जाती है, धारा क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। यदि एक तार का प्रतिरोध R है तो उसमें से धारा I प्रवाहित हो रही, तो तार में सहित शक्ति को P बराबर VI होता है, लेकिन I और R के रेफरेंस पे P बराबर I² R होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर V² अपॉन R होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं P के, एक तो I² R, V² अपॉन R, P बराबर VI। नेक्स्ट, यदि वोल्टेज स्थिर है तो शक्ति निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती है? V आपका स्थिर है तो शक्ति धारा की, क्योंकि P समानुपाती I हो जाए, क्योंकि P बराबर आप पता है VI होता है। इसमें एक आपका कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो V कांस्टेंट लिया तो P I के समानुपाती है। P I के समानुपाती, ये बोल रहा है कि यदि वोल्टेज स्थिर है, V आपने स्थिर ले लिया, तो धारा बढ़ेगी तो शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी धारा बढ़ेगी। धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है प्रतिरोध पर, किस पर नहीं करती है? ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। धारा की दिशा, इस पर ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ऊष्मा निर्भर करती है H बराबर I² RT, धारा पर, प्रतिरोध पर कितने समय आप उसको प्रवाहित कर रहे हो। धारा प्रवाह की अवधि, धारा की मात्रा, धारा की दिशा नहीं, प्रतिरोध R, धारा की मात्रा और समय, इन तीनों पर डिपेंड करती है, दिशा पर डिपेंड नहीं करती है। I² RT दिमाग में रखना है। अगला सवाल, जब समान लंबाई लेकिन अलग अलग प्रतिरोध वाले दो तारों में समान धारा प्रवाहित होती है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार, धारा यहां पर समान है, लंबाई समान है, लेकिन प्रतिरोध चेंज है। आपको पता है ऊष्मा की बात हो रही है यहाँ पर, ऊष्मा कौन ज्यादा उत्पन्न करेगा? H बराबर होता है I² RT। इस केस में आप देखेंगे तो H किसके समानुपाती है? धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के। तो यहां पर आपकी तार की लंबाई वगैरह है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो प्रतिरोध की समानुपाती है H। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करेगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा उच्च प्रतिरोध वाला तार। अब यहां पर कुछ केसेस की बात हो रही है, H R के समानुपाती है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसलिए अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक चमकता है। धारा समान है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो वो चमकेगा ज्यादा, क्योंकि वहां पर हीट है। H समानुपाती R, ठीक है, H समानुपाती बराबर I² RT है।
तो धारा समान है, I इक्वल है, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा, और ज्यादा हीट का मतलब वो ज्यादा चमकेगा। इसका विपरीत होता है, समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, कम प्रतिरोध वाला तार अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है समानांतर क्रम में। क्योंकि आपने P के दो फॉर्मूले देखे हैं, एक तो V स्क्वायर अपॉन R और P बराबर I स्क्वायर R। ये जब फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, ये दोनों फॉर्मूले, ये श्रेणी क्रम के केस में धारा समान है तो P बराबर I स्क्वायर R होगा, जिसमें यदि R बढ़ा तो विद्युत शक्ति बढ़ेगी। दूसरे केस में समानांतर क्रम में वोल्टेज समान है तो ये V समान है, उस केस में फिर R है वो चेंज होगा। तो समानांतर क्रम में ये R कम हुआ तो शक्ति ज्यादा, R ज्यादा उस शक्ति कम, मतलब कम प्रतिरोध है तो वहां पर उसकी शक्ति ज्यादा, वोट है तो ज्यादा चमकेगा वो। आप दो बल्ब लाते हो, एक 100 वॉट का बल्ब है, एलईडी लाते हो अलग अलग वॉट की, तो ज्यादा वॉट है तो वो ज्यादा चमकेगी ना, तो यहां से शक्ति से इसको डिफाइन कर सकते हो आप। अगला सवाल, 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कार्य V बराबर W अपॉन Q या फिर W बराबर VQ हो जाएगा। W बराबर V आपका है यहाँ पर 15, Q है 5, तो ये 75 जूल हो जाएगा कार्य की मात्रा, 75 जूल। आवश्यक परिचालन धारा के आधार पर एक विद्युत बल्ब और एक विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने की मुख्य हानि क्या है? अच्छा सवाल है। विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो क्या होगा? ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है आपका। देखिए, श्रेणी क्रम का मतलब है धारा समान है, धारा समान है, लेकिन वोल्टेज वहां पर अलग आ जाएगा, वोल्टेज अलग आ जाएगा क्योंकि दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है। तो वोल्टेज अलग आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी रहती है काम करने की। बल्ब और हीटर को अपनी पूरी क्षमता से काम करना है ना, तो उनके लिए धारा भी अलग होनी चाहिए और पूरा वोल्टेज उनको मिलना चाहिए। धारा अलग, दोनों की अलग अलग धारा की रिक्वायरमेंट रहती है, तो धारा समान दिक्कत पैदा कर रही है और वोल्टेज पूरा मिलना चाहिए। जब श्रेणी क्रम है तो वोल्टेज फिर बंट जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा। वोल्टेज कब समान रहता है? जब समानांतर क्रम में हो। तो दोनों को यदि सीरीज में जोड़ दे तो दोनों में एक ही धारा बहेगी, कुल प्रतिरोध वहां पर बढ़ जाएगा, इसलिए परिपथ की धारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बल्ब कम धारा मिलने से एक तरीके से डिम हो जाएगा और हीटर कम धारा मिलने से पर्याप्त गर्म नहीं होगा। तो मेन चीज धारा का खेल हो रहा है, उन्हें पूरी धारा ही नहीं मिल रही है। व्यापक रूप से भिन्न मानों वाली धाराओं की आवश्यकता होती है, दोनों को अलग अलग धारा चाहिए। तो धारा यहाँ पर मिल ही नहीं रही क्योंकि धारा दोनों की श्रेणी क्रम में है तो ऑटोमेटिकली एक ही धारा जा रही, दोनों को अलग अलग जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। तो श्रेणी क्रम परिपथ में पूरे परिपथ को एक ही धारा प्रवाहित होती है। विद्युत हीटर को बहुत उच्च धारा की आवश्यकता है जबकि बल्ब बहुत कम धारा पर कार्य करता है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो या तो हीटर को पर्याप्त धारा नहीं मिलेगी या बल्ब अत्यधिक धारा के कारण फ्यूज हो जाएगा। समानांतर क्रम में होते हैं इसलिए घरेलू परिपथ, ताकि अलग अलग धारा के रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें मिले और वोल्टेज वहां पर फिक्स रहता है, तो एक फिक्स वोल्टेज मिलता रहे। तो उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ श्रेणी क्रम में बंद हो जाता है, लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, ठीक है, पदार्थ एक ही में रो समान है, उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 4 है, एक का 1 है, एक का आपका 4 है, ठीक है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? प्रतिरोध आपका R इसका मान लेता हूं, R1 मान लेता हूं, रो समान है, लंबाई समान है, एक का आपका 1 मैं ले लेता हूं A, दूसरे का 4 A ले लेता हूं, तो 1:4 हो जाएगा, रो L4A। तो पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, तो प्रतिरोध का अनुपात है तो 4A यानी ऊपर चला जाएगा और रो L नीचे आ जाएगा, रो L से रो L कैंसिल आउट है, A से A कैंसिल आउट है, तो R1 R2 बराबर 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को देखते हुए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की निर्दिष्ट दिशा कैसी होती है? धनात्मक से ऋणात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। धनात्मक आवेश के नहीं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है ना, तो धारा प्लस से माइनस की ओर रहेगी, यही पारंपरिक है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, धन से ऋण की ओर होती है पारंपरिक धारा प्रवाह। निम्नलिखित में से क्या घरेलू सर्किट में आमतौर पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है? मुख्य फ्यूज श्रेणी क्रम में होगा, बाकी जो अपने उपकरण है ना वो समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में मुख्य फ्यूज होगा, मतलब कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए हैं
ओवरलोड हो जाए, उस केस में मुख्य फ्यूज वहां पर उड़ गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मुख्य फ्यूज से ही आगे सभी कनेक्शन हो रखे हैं, तो मुख्य फ्यूज ने यहाँ पर पूरा का पूरा परिपथ भंग कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत फ्यूज को हमेशा मुख्य लाइन की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि यदि धारा का मान अब फ्यूज को आगे उपकरणों के साथ, ये फ्यूज है, उपकरण भले ही कैसे ही जुड़े हो, लेकिन वो पूरे उपकरण और फ्यूज आपस में श्रेणी क्रम में है। यदि धारा का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो तो फ्यूज पिघलकर पूरे परिपथ को तोड़ दे और उपकरण को जलने से बचा सके। तो श्रेणी क्रम में फ्यूज है, स्विच है, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी है और बाकी जितने भी उपकरण है वो समानांतर क्रम में। यदि दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन सही है? श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध है, आपस में डायरेक्टली ऐड होगा, बढ़ेगा ही, समतुल्य बढ़ेगा। श्रेणी क्रम में डायरेक्टली आप सीधा जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में इसलिए वो बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध का पार्श्व क्रम, आपको जब पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध है ना, जो घटक प्रतिरोध का सबसे न्यूनतम प्रतिरोध है उससे भी कम होता है तो प्रतिरोध घटता है वहां पर। नेक्स्ट, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 1000 वॉट बिजली की खपत करता है तो ये 1 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा? जैसे आपका कनेक्शन बिल निकालना है, कितना आ रहा है, कितना यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट आपके दिमाग में रखना है। 1 यूनिट बराबर आपके जो मीटर में रीडिंग आती है ना, किलोवाट आवर में आती है, किलोवाट आवर में, तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। तो यहाँ पर चेक करो कितने किलोवाट आवर आ रहा है, उतना ही विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो किलोवाट आवर, 1000 वॉट में 1 किलोवाट होता है तो 1 किलोवाट हो गया। ये ओवर 1 घंटा है तो 1 एच हो जाएगा, तो ये 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट है, तो किलोवाट घंटा में आपको कन्वर्ट करके इसकी गणना करनी होती है। बाकी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं, जूल में कितना होगा भाई? 1 किलोवाट आवर जूल में, जूल एक ऐसा यूनिट है तो इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे ना, किलोवाट को वॉट में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। घंटे को भी आपको ऐसा यूनिट सेकंड में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1000 गुणा 3600, 1000 गुणा 3600 करेंगे तो ये 3.6 गुणा, ये कितना जीरो है, 3 2 5 और 1 पॉइंट वाला आगे आ गया तो 6, 10 की घात 6 जूल। ये इतना जूल होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 यूनिट बिजली में इतनी एनर्जी होती है। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। 1.5 कूलाम का आवेश विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q होता है। यही फाइंड आउट करना। W आपको 30 जूल दे रखा है, W/Q आपको 1.5 कूलाम दे रखा है, तो 1.5 यानी यहाँ पर 1.5 का मतलब 3 का आधा ही तो है, 3/2, 3 ये 2 ऊपर, तो ये 10 बार 10 गुणा 2 20, तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है? ओम के नियम में तापमान स्थिर होना चाहिए और वो भी धात्विक चालक होने चाहिए। केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालक, अर्धचालक वगैरह नहीं, धात्विक चालक और स्थिर तापमान पर होता है ओम का नियम। V समानुपाती I होता है। जब तापमान स्थिर हो तो ये विभवांतर धारा के समानुपाती होता है और ये नियतांक वहां पर R आएगा। VI ग्राफ रेखिक, जब ये आपका सेमीकंडक्टर वगैरह होगा ना तब VI ग्राफ रेखिक नहीं होगा। बाकी जो ओमी चालक है, जो धात्विक चालक है, उस केस में लागू है। प्रतिरोध तार बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध तार बनाने हीटर वगैरह में। तो प्रतिरोध तार यानी प्रतिरोध को सहन कर सके, जो प्रतिरोध सहन, ज्यादा प्रतिरोध तार सहन कब होगा? प्रतिरोध सहन कब होगा? जब पिघलेगा नहीं, पिघलने के लिए उसका गलनांक ज्यादा रखना पड़ेगा। और प्रतिरोध तार यानी ज्यादा प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध उच्च होगा, तभी तो वो प्रतिरोध तार कहलाएगा। तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु जिसमें निकल, क्रोमियम और मैंगनीज लोहा वगैरह होता है। क्या होता है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा। इसकी प्रतिरोधकता धातु से बहुत अधिक होती है, गलनांक भी बहुत उच्च होता है और उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, जलता नहीं है, हीटिंग देता है। तो टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में आप देखते हो क्योंकि इसका गलनांक भी उच्च होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम कम प्रतिरोध वाले पदार्थ है, अतः इसका उपयोग बिजली के तारों में होता है, न कि आपके हीटर वगैरह में तापन प्रभाव वाले उपकरण में होता है। पार्श्व परिपथ की कौन सी विशेषता यानी समानांतर क्रम, पार्श्व यानी समानांतर क्रम की कौन सी विशेषता घर में कई विद्युत गैजेट को जोड़ने के लिए श्रेणी परिपथ की तुलना में लाभप्रद बनाती है? तो एक गैजेट खराब हो गया ना तो पूरा परिपथ विच्छेद नहीं होगा। मेन चीज ये है, विद्युत धारा को विद्युत गैजेट के बीच विभाजित किया जाता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जो समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में होगा ना, धारा इक्वल नहीं होगी, अलग अलग गैजेट के अलग अलग धारा की रिक्वायरमेंट रहती है। वोल्टेज एक फिक्स वोल्टेज उनको मिलता रहे तो वोल्टेज स्थिर हो जाएगा, लेकिन धारा वहां पर अलग अलग होगी उनके प्रतिरोध के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रत्येक गैजेट का अलग अलग प्रतिरोध रहता है। तो अलग अलग धारा उनको मिलती रहेगी जिससे स्वतंत्र रूप से काम कर सके। श्रेणी क्रम, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरा परिपथ टूट जाएगा, तो पूरे बल्ब भी वहां पर फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज का मतलब जलेंगे नहीं। समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कम होता है जिससे बिजली की बचत और सही संचालन सुनिश्चित
होता है। 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़े तो परिपथ में धारा कितनी होगी। श्रेणी क्रम में धारा इक्वल होगी तो पहले इन तीनों को तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो डायरेक्टली ऐड करेंगे। 8 और 4 12 और 12 24 ओम हो गए। अब तुल्य प्रतिरोध धारा I बराबर V अपॉन R 12/24 हो जाएगा। 1/2 यानी आधा एम्पियर धारा हो जाएगी। ठीक है, धारा इक्वल रहेगी। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान होती है। तो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में तो वहां पर धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। समानांतर क्रम में धारा अलग अलग, विभवांतर समान होता है। एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। एक बड़ी एक छोटी, इस प्रकार से ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। लंबी और छोटी रेखा, लंबी प्लस वाली, छोटी माइनस की, तो ये एक दूसरे के समानांतर होती है। यही सेल का, ये सेल है, ये बैटरी का है। कई सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति के लिए सही। विद्युत शक्ति के 3 व्यंजक है। P बराबर आपका VI, बार बार बता रहा हूं, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये 3 है। V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर R, P बराबर VI। शक्ति का अर्थ है कार्य करने की दर। विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है। शक्ति है कार्य करने की दर, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यहाँ पर कार्य बराबर शक्ति बटा शक्ति गुणा समय हो जाएगा। कार्य बराबर कार्य जो ऊर्जा होती है, शक्ति गुणा समय है, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। E बराबर PT। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती है। जूल का तापन नियम H बराबर I स्क्वायर RT, तो ये धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। धारा के वर्ग के समानुपाती, फिर प्रतिरोध के समानुपाती होगी और समय के भी समानुपाती होगी। धारा को दुगुना करने पर ऊष्मा 4 गुना होगी क्योंकि वर्ग के समानुपाती है। ये 2 ओम और एक x ओम है। दो प्रतिरोध आपस में 10 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में है। यदि प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा x का मान यानी इस R का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो तुल्य प्रतिरोध होगा, ये 2 + x होगा, ये आपका तुल्य प्रतिरोध है। ध्यान दीजिए यहां पर R बराबर क्या होगा, R बराबर V अपॉन I। R ये टोटल है, ठीक है, R टोटल है, यानी कुल प्रतिरोध है ना, ये कितना होगा, तो विभवांतर V और I तो आपको पता श्रेणी क्रम में समान ही होती है। V यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10, और फिर I कितना है 2 एम्पियर, तो R टोटल आपका 5 ओम आ गया। 5 ओम में से श्रेणी क्रम में 1 2 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 ओम लेना पड़ेगा आपको। कितना लेना पड़ेगा, 3 ओम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को एक बल्ब में प्रवाहित धारा को एमीटर से मापने के लिए कहता है, विद्यार्थियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए एमीटर का प्रतिरोध कम ही होता है तो इसलिए वो अमीटर को श्रेणी क्रम में उनको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि धारा को मेजर करना है ना, तो श्रेणी क्रम में रखना पड़ेगा। एमीटर को सही ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े, ध्रुवता यानी प्लस माइनस का ध्यान रखें। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसे हमेशा परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि पूरी धारा इससे होकर गुजरे, तभी तो धारा को मेजर करेगा। श्रेणी क्रम से पूरी की पूरी गुजर जाएगी। सही ध्रुवता का अर्थ है एमीटर का प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से हमेशा कनेक्ट होना चाहिए। जैसे बैटरी का ये प्लस सिरा है ना, ये आपका माइनस है, तो जब एमीटर कनेक्ट होगा आपका, जैसे ये एमीटर है, इसका प्लस सिरा है ना, ये बैटरी के प्लस से होगा और इसका माइनस सिरा है बैटरी के माइनस सिरे से होगा। तो एमीटर का धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर होना चाहिए। इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो ये जल सकता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट एक वोल्टमीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है लेकिन आदर्श का 0 होना चाहिए, फिर भी हो जाता है कुछ, आदर्श तो है नहीं कोई। किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है, तो ये तो इजी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टोस्टर में तापन तार लाल दीप्त होता है क्योंकि टोस्टर में जो तापन तार होता है उसका प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी उच्च होता है, धारा का प्रतिरोध करता है और गर्म हो जाता है। तो ये प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध करेगा, गर्म होगा तापन तार, और गर्म होगा लेकिन पिघलेगा नहीं क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। तो दीप्त हो, लाल दीप्त हो जाता है एकदम। विद्युत टोस्टर का तापन अवयव आमतौर पर मिश्र धातु नाइक्रोम का होता है जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उच्च प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त करते हैं। अत्यधिक उष्मा के कारण तार का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो लाल तप्त होकर चमकने लगता है। विकल्प डी यहाँ पर इसका गलनांक निम्न होता है, ये गलत है, गलनांक ज्यादा होना चाहिए तभी तो पिघलेगा नहीं। और तापन अवयव के लिए शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तापन इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। तो जूल का यही तापन नियम है, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसकी हीट उतनी ही अधिक होगी। एक वोल्टमीटर को एक परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में ऐड करते हैं
क्यों करते हैं? वोल्टमीटर का उपयोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, इसलिए इन बिंदुओं के साथ समानांतर क्रम में रखेंगे। वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च रखा जाता है ताकि परिपथ की मुख्य धारा का नगण्य हिस्सा ही ले और मापन सटीक रहे, मतलब धारा नहीं लेगा। प्रतिरोध ज्यादा हो तो वो उसमें धारा थोड़ी प्रवाहित होगी, तो धारा नहीं होगी प्रवाहित तो फिर वो विभवांतर को सही से मेजर कर पाएगा। श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए ताकि धारा न ले, और एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए एक आदर्श केस में। ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ओम का नियम स्थिर तापमान पर होता है, और फिर वो धात्विक जो चालक है, ओम चालक होते हैं, उनके लिए स्थिर तापमान पर V समानुपाती I होगा, वोल्टेज की धारा समानुपाती होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते वहां पर वो धात्विक चालक हो। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? R बराबर रो L अपॉन A, यानी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर ये डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता उस पदार्थ की फिक्स होती है, लंबाई, अनुप्रस्थ, प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल, और फिर प्रतिरोधकता वहां पर फिक्स है। तो प्रतिरोधकता आई किससे? पदार्थ से आई है। किस पदार्थ का बना हुआ वो चालक, उसका तापमान क्या है, तो ये प्रतिरोधकता उस पर डिपेंड करती है। तो ये चीज भी ले ली, चालक के पदार्थ और तापमान पर। किसी चालक का प्रतिरोध R रो L अपॉन A, तो रो किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ का, एक तो किस पदार्थ का बना हुआ है, उसका तापमान क्या है, तो ये चीज हो जाएगी। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के व्युत्कोणानुपाती, अलग पदार्थ है तो अलग उसकी प्रतिरोधकता होगी। भले ही लंबाई और आपने इसका क्षेत्रफल समान ले लिया, फिर भी उसका प्रतिरोध चेंज हो सकता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता अलग हो सकती है। तो प्रतिरोधकता डिपेंड करती है उस पदार्थ पर और उसके तापमान पर। ये तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध आप 1/R निकालेंगे तो इनको व्युत्क्रम में ऐड करेंगे, 1/12, 1/6, 1/4, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 + 2 + 3, ये आपका 6/12 आ गया 1/R की वैल्यू। अब काफी कैंडिडेट क्या करेंगे, 6/12 यानी 1/2 0.5 कर देंगे, गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि ये 1/R की वैल्यू आपको R की पूछी है ना, तो 1/R 1/2 है, तो R बराबर 2/1 हो जाएगा, मतलब 1 है, सॉरी 2/1 यानी 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का सही मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, क्योंकि रो बराबर R बराबर रो L अपॉन A होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है। रो बराबर क्या होगा? रो बराबर R A अपॉन L होगा। R यानी ओम, A यानी मीटर स्क्वायर, L यानी मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर में मीटर गया तो ओम मीटर हो गया, इसका मात्रक है। प्रतिरोधकता रो वाले एक तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यदि तार का प्रतिरोध R है तो R के लिए निम्नलिखित में से कौन सा? R बराबर रो L अपॉन A हो जाएगा। एक विद्युत हीटर 70 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 5 एम्पीयर की धारा आकर्षित करता है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर आप 126 कर दिया तो हीटर द्वारा आकर्षित नई धारा कितनी होगी? एक्चुअल में हीटर तो वही है, उसका प्रतिरोध अपन एक बार निकाल लेते हैं यहां से, और ताकि अपन को नई धारा पता चल जाए। प्रतिरोध V बराबर IR कहता है ओम का नियम, यहां से R बराबर V अपॉन I होता है। V आपको 70 वोल्ट दे रखा, I 5 दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 14, तो R आपका 14 ओम हो गया। आपको पूछा है सेकंड केस में कितनी वो धारा लेगा, तो I बराबर होता है V अपॉन R। सेकंड केस में V के स्थान पर 126 लेना है, R आपके पास आ गया क्योंकि हीटर का एक प्रतिरोध तो फिक्स ही होगा ना 14, तो 126 में 14 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 9। तो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध कितना है? श्रेणी क्रम में है, 10 प्रतिरोधक है, R उनका प्रतिरोध है तो 10R हो जाएगा। भाई 10 बार R को ऐड करेंगे तो कितना? 10R ही तो होगा, श्रेणी क्रम में डायरेक्टली ऐड करना है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है, तो उसमें धारा कितनी होगी? I बराबर V अपॉन R 5/10 यानी 0.5 एम्पीयर हो जाएगी। बिल्कुल इजी है। जूल के तापन नियम के अनुसार यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा दुगुनी कर दी जाए, प्रतिरोध और समय स्थिर रहे, तो उष्मा H बराबर I² RT। ये बोल रहा है प्रतिरोध R, समय T स्थिर रहे तो H समानुपाती I², तो H I² के समानुपाती, तो I दुगुनी हो रही है तो दोगुना यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी आपकी हीट। एक विद्युत गीजर में 10 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। गीजर का प्रतिरोध कितना होगा? अब देखिए, ये ऊष्मा आपको दे दी, H दे दिया है, I दे दी है, T दे दिया है,
तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, आपको R ज्ञात करना, ठीक है। तो R बराबर H बटा आई स्क्वायर टी है। H आपको 100 दे रखा है, आई स्क्वायर का मतलब है धारा का स्क्वायर, धारा एक का स्क्वायर एक ही होता है, टी यानी समय 10 सेकंड, समय सेकंड में ही लेना है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, आपका 10 ओम हो गया प्रतिरोध। कितना हो गया? 10 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? तापीय प्रभाव का गीजर करता है, फ्यूज भी करता है, विद्युत इस्त्री भी करती है, लेकिन ये ग्राइंडर नहीं करता है। गर्म होता है ना, वो तापीय प्रभाव का करता है। जैसे फ्यूज गर्म होकर पिघलेगा तभी तो आप परिपथ आपका वहां पर विच्छेद हो जाएगा, गीजर गर्म होगा तभी तो पानी गर्म कर पाएगा, विद्युत इस्त्री गर्म होगा नाइक्रोम तभी तो वो कपड़ों का आप इस्त्री कर पाएंगे। तो ये ग्राइंडर होता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो विद्युत मोटर लगी होती है, उसमें मोटर लगी होती है। फ्यूज है वही तापीय प्रभाव का। ये तो आपको प्रतिरोध दे रखे समानांतर क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करना पड़ेगा, ये 1/R आएगा, न कि R आएगा। तो आपका 6 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 2 5 यानी 6/6 यानी 1 आ गया, तो 1/R 1 है, तो R भी 1 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार हमेशा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फ्यूज तार है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, मतलब फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है, गलनांक कम होता है तो वो पिघलकर नष्ट हो जाएगी। तो प्रतिच्छेद जब परिपथ में धारा सुरक्षित सीमा से अधिक होती है, तापीय प्रभाव के कारण फ्यूज तार का तापमान बढ़ जाता है, कम गलनांक होने के कारण तार पिघलकर परिपथ टूट जाता है, जिससे उपकरण आपके सुरक्षित रहते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड और टिन का, सीसा टिन का, ठीक है। इसकी मिश्र धातु से बना होता है और हमेशा श्रेणी क्रम में कनेक्ट रहते हैं, ताकि श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? एक फ्यूज वायर टूट गया, वहां से फ्यूज टूट गया तो आगे धारा ही नहीं जाएगी, जो परिपथ है वो कट हो गया। यहाँ पर दो प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है श्रेणी क्रम में, तो कितनी धारा प्रवाहित करेगी? धारा I बराबर होता है आपके V/R होता है, ठीक है, V/R। R आपके दोनों ही श्रेणी क्रम में है तो 20 ओम हो गया, V 12 है, 12/20 हो गया, 12/20 यानी 6/10 0.6 एम्पियर हो गया, 0.6 एम्पियर। प्रतिरोध R वाले एक चालक तार के दोनों सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है। यदि तार से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर तो R का मान कितना है? तो V दे रखा है, I दे रखा है, R बराबर V/I होगा। V आपका 6 है, I 2 है, तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल इजी जी सवाल आ रहे हैं। 4 ओम का एक प्रतिरोधक प्रति सेकंड 64 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? देखिए ऊष्मा ये आपका H दे रखा है और ये आपका R दे रखा है 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। V आपको फाइंड आउट करना है, तो H बराबर V² T आपको 1 सेकंड दे रखा, प्रति सेकंड T 1 सेकंड, V²/RT हो जाएगा। तो H बराबर V², तो VH कितना दे रखा है? H दे रखा है 64, V² यानी V यानी वोल्ट, ये सॉरी V कहां है? V तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो V² फाइंड आउट करना है। R आपको दे रखा है 4 और T आपको 1 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पर V² बराबर 64 गुणा 4, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 64 गुणा 4 का आप वर्गमूल करेंगे तो V बराबर 64 का वर्गमूल 8, 4 का वर्गमूल 2, 8 गुणा 2 आपका 16 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट हो जाएगा। तो H के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, तीनों में से एक काम आ जाएगा। एक तो हीट वीट होता है, दूसरा H बराबर I²RT होता है, तीसरा H बराबर V²/RT होता है। दोनों ही फॉर्मूले इससे आ जाएंगे। एक में आपके V के स्थान पर IR रखना है तो ये I²RT हो जाएगा, एक के I के स्थान पर V/R रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इन तीनों में जो वैल्यू दे रखी है उनको प्रयुक्त करना। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड T लेना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी तार में 0.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध होगा R बराबर V/I। V आपका 2 है, I 0.2 है, तो 0.2 का 2 में आप भाग देंगे तो ऐसे कर सकते हो, दोनों को 10 से गुणा कर दो तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 10 आ जाएगा। कितना? 10 ओम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, X ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर I एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से X, I और V के बीच कौन सा संबंध है? X आपका प्रतिरोध है, जो R होता है ना वो है X, तो R बराबर V/I होता है, तो X बराबर V/I नहीं होगा क्या? V/I तो होगा, कोई ज्यादा चेंज थोड़ा ही किया है, R को X बोला है। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज, तो बल्ब में विभवांतर है वो मेजर करेगा इलेक्ट्रॉन को कितना पुश कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। एक फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में होता है, बिल्कुल। जब विद्युत धारा सुरक्षित सीमा से अधिक होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, क्योंकि फ्यूज तार है उसकी रेटिंग इस प्रकार हो, क्योंकि वो फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, ठीक है, तो वो पिघल जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। वोल्टता और प्रतिरोध के संदर्भ में
कौन सा संबंध सही है शक्ति को व्यक्त करने के लिए? तो P बराबर आपका एक तो VI फॉर्मूला आपने देखा, दूसरा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R देखा, तीसरा P बराबर I स्क्वायर R देखा। ये तीनों ही फॉर्मूले आपने देखे हैं, तीनों ही फॉर्मूले देखे हैं। V स्क्वायर अपॉन R, देखिए P बराबर VI से बाकी आ रहे, तो V के स्थान पर V बराबर, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर है, तो V के स्थान पर I रखा और R रखा, I तो ऑलरेडी था तो I स्क्वायर R हो गया आपका। एक कहता ओम का नियम I बराबर V अपॉन R है, तो V रखा तो V स्क्वायर अपॉन R हो गया। ये तीनों फॉर्मूले हैं, तो इनमें से आपका V स्क्वायर अपॉन R वाला इसमें दे रखा सही, बाकी गलत रूप के रूप दे रखे हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, जो आपके बिल आता है उसमें। तो कौन सा 1 किलोवाट घंटा का सही रूप है? मैंने ऊपर ही आपको बताया 1 किलोवाट घंटा है, इसका सही रूप ऐसा यूनिट में लेंगे, किलोवाट को कहते हैं 1000 वाट। कितना? 1000 वाट। घंटे में सेकंड हो जाएगा कितने? 3600 सेकंड, तो 1000 गुणा 3600 जूल हो जाएगा। इसको सही निरूपित करेंगे तो 3600 2 जीरो ये 3 जीरो ये। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 3.6, यानी दशमलव यहां पर आएगा, दशमलव यहां पर आएगा तो कितना यहां पर आप गुणा करेंगे तो 3.6, तो 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि प्रतिरोधक, और ध्यान देना 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है 1 किलोवाट। अब कभी भी आपको पूछ ले कि कितना बिल आया है, 1 यूनिट का खर्च जैसे 6 रुपए है, रेट 6 रुपए है, तो जितना आप पहले देखेंगे कितने किलोवाट घंटा आ रहा है और जितने आ रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। सभी एकल प्रतिरोधों का जोड़ होगा जो ज्यादा ही होगा। विद्युत धारा को के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर Q अपॉन T होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को आप धारा कहते हो। प्रतिरोध बढ़ाने और धारा को सीमित करने के लिए परिपथ में किस घटक का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध बढ़ाने और धारा को सीमित करने के लिए, धारा सीमित और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक एक ऐसा घटक है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इसका मुख्य कार्य परिपथ में बहने वाली धारा के मान को कंट्रोल करना है। ये विभवांतर को विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बैटरी शक्ति का स्रोत है, जबकि स्विच परिपथ को चालू या जो आपको अन्य ऑप्शन में दे रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट, उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I होता है। V आपका 1 है, I भी 1 है, तो R भी 1 ही होगा। 1 ओम है, सभी ऐसा यूनिट है। 20 ओम के प्रतिरोधक पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर उसमें धारा I बराबर V अपॉन R होगा। तो V आपका 40 है, R आपका 20 है, धारा 20 बटा 40 2 एम्पियर हो जाएगी, तो ये 2 एम्पियर है। परिपथ आरेख में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग निम्नलिखित में से किस, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है ये प्रतिरोध को दर्शाती है, ये आपका प्रतिरोधक हो जाएगा। तो प्रतिरोधक को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। बल्ब को तो डायरेक्टली इस प्रकार से बताया। बैटरी में 2 या 2 समान, ये आपकी बैटरी हो जाएगी इस टाइप से। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है ताकि परिपथ और शादित्रों की सुरक्षा की जा सके? विद्युत फ्यूज होता है, जो अन्य जितने भी घरेलू आपके उपकरण हैं, परिपथ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तापीय प्रभाव यानी जब ज्यादा करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट ज्यादा आएगा, तो उस केस में वो विद्युत जो फ्यूज है ना, वो उस धातु से बना होता है, जैसे शीशा और टिन का होता है, पीबी और एसएन का बना होता है, तो वो उसका गलनांक कम होता है, तो वो टूट जाएगा ज्यादा उष्मा से, टूट जाएगा तो परिपथ विच्छेद हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोधक धारक के ऐड करना है, 80 ओम हो जाएगा। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? प्लग जो आपका स्विच है, परिपथ को जोड़ने या फिर वियोजित करने के लिए काम आती है। कुंजी लगाए तो परिपथ जुड़ गया, पूरा कंप्लीट है, सर्किट बंद है, और कुंजी हटाई तो सर्किट आपका विवर्त है, समर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि फिलामेंट उस टंगस्टन धातु का बनाया जाएगा जिसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च हो, प्रतिरोध उच्च हो और गलनांक भी उच्च हो। प्रतिरोध उच्च होगा तभी वो गर्म होगा, और इतना गर्म होगा कि वो उष्मा के रूप में, एकदम प्रकाश के रूप में आपको चमकता दिखेगा। गलनांक उच्च हो ताकि वो गर्मी को सहन कर सके, उष्मा को सहन कर सके, तो वो टूटे नहीं, गले नहीं। तो टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, ये उच्च तापमान सहन कर सकता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक होता है। एक विद्युत गीजर की शक्ति आपको दे रखी है, P बराबर 2200 वाट दे रखी है, V बराबर आपको 220 दे रखा है, धारा P बराबर VI होता है। इतना इजी सवाल आ गया। I बराबर P अपॉन V यानी 2200 बट्टा 220, 0 0 कैंसिल आउट है, तो 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा।
यदि दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल कार्य की आवश्यकता है, बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W अपॉन Q होता है। W बराबर आपको दे रखा है 100 जूल, ये W ही थे और क्या है। Q आपको 5 कूलम दे रखा है तो 20 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखे टोटल 128 सवाल इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के 66 क्वेश्चंस। तो ये पूरे चैप्टर ऑलरेडी अपनी पीडीएफ अवेलेबल है टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप और वेबसाइट पर। कूपन कोड दोबारा बता देता हूं, T-GRAM25 सभी कैपिटल में है, T-GRAM25 ये कूपन कोड यूज करेंगे और ई बुक आपके डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसी मेन पीडीएफ के पेज नंबर 4 पर यदि आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ड्राइव लिंक मिलेगी प्रिंट वर्जन की, जिसमें कम पेज है, 370 पेज है, वो भी आप करवा सकते हो। तो ये सभी इंपोर्टेंट पीडीएफ और इनके जितना भी ये कंटेंट है, आपको चैप्टर वाइज चाहिए एनसीईआरटी के 31 चैप्टर वाइज 9 10 का, उनकी पीडीएफ अलग से अवेलेबल है। तो सारी इंपोर्टेंट ई बुक्स हैं, चाहे अभी लेटेस्ट 2026 में एएलपी जेईई टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ उनकी मिल जाएगी, ग्रुप डी के अतिरिक्त एनटीपीसी के जीके की मिल जाएगी। बाकी इस सीरीज से जुड़े रहेगा और भी चैप्टर जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।